बाद उनके। नीलाक्षी सिंह। 1। वे अपमान की जरूरत वाले दिन थे। स्याही सूखता पर पसरकर सफेद रंग में फैल जाने वाला अपमान। वो स्याही सूखते पर उंगलियां फिराकर देख लेती थी और उसके सफेद रंग की खुरदुराहट उसे एहसास करा देती थी कि होकर गुजर चुका अपमान। स्याही सूखता के कोर को नाखून से खुरचते हुए यकीन बना रहता था कि वक्त ने उसे याद रखा है। उपेक्षा और तिरस्कार का अपना एक गणित होता है। कभी कभी लोग एक ही अपमान में जिंदगी भर जलते रहना चाहते हैं और कभी किसी को सुलगने के लिए बार बार एक नए किस्म के अपमान की तलब होती है। वो इसकी दूसरी बिरादरी की थी और उसे भी उकेरे जाने के लिए अस्थायी प्रभाव वाले चोटों की लत थी। बात अपमान की पहली आहट को आंखों की कोर से सूंघ लेने से शुरू होती। हालांकि आंखें पनियाई रहती थीं हर समय, पर इसकी पहली दस्तक पर उसकी कोर में फड़फड़ाहट सी होती थी। वो इस उम्मीद से चहकती थी कि सकारात्मक ऊर्जा में अनुवाद कर सकने के लिए कच्चे मसाले का जुगाड़ हो गया। वो यानी कौशिकी सक्सेना। जमाने के जितने भी मोबाइलों में उसके नंबर सेव थे, उनमें से 80% लोग उसके नाम के आगे ब्रोकर लगाकर उसका नंबर सुरक्षित करते थे। रियल एस्टेट ब्रोकर कौशिकी सक्सेना। ठस चीजों के खरीद फरोख्त की दुनिया में ठसके से जमी थी वो दुबली पतली स्याह लड़की। मामूली से मामूली चीजों की शानदार पैकेजिंग और लच्छेदार प्रस्तुति। बार बार हार चुके दाव को भी ऐसे पेश करना होता कि किसी न किसी को वो उसका सपनों का महल लगने लगे। एक दफे उसे एक ऐसा फ्लैट बेचना था जिसमें कोई बैल्कनी नहीं थी। कमरों की खिड़कियां थीं, पर उनके दरवाजे भी बगल की इमारतों से उलझकर खुलते थे। उस घर को दिखाने एक खास समय पर वो लोगों को लाती थी। दोपहर के ठीक 3:30 से 4 बजे के बीच का समय, लगातार कई दिन। एक दिन वाकई ऐसा आया जब उस फ्लैट के गोलाकार डाइनिंग स्पेस की बड़ी बड़ी खिड़कियों से तीखे धार में छलकती सूर्य की रोशनी ने देखने वाले को बींध दिया। उस रोज कौशिकी सक्सेना ने महसूस किया कि इस खास वक्त के सूर्य की लौ में बुझती उम्र का अचानक से सुलग उठा वो सौंदर्य होता है जिसके उद्गम का स्रोत खोज पाना हासिल नहीं होता। जिंदगी उसे एक मुकाम के आगे और पीछे ताउम्र उस रूप के लिए तरसती रह जाती है। बहरहाल वो ग्राहक खूबसूरती का पारखी था जरूर। उसने घंटे आध घंटे रोजाना हासिल हो पाने वाले सौंदर्य पर मुहर लगा दी और सौदा हो गया। दुनिया की हर इमारत की जेब से भारी भरकम खरीदारों से मेल करवा देने की हसरत रखने वाली ये लड़की के खुद के हिस्से में 6x8 का एक कमरा आया था, जिसकी सरपट दीवारों के आगे व्यवधान के रूप में एक रोशनदान और एक दरवाजा ही मयस्सर था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। उसके भीतर 2 चौकियां अटाई गई थी। उस वजह से दरवाजे का एक पल्ला ठीक से खुल भी न पाता था। इस कमरे में बतौर पीजी वो पिछले 3 सालों से रहती आई थी। इन 3 सालों के बाद उसे ये एहसास हो गया था कि उसकी जरूरत और कल्पना के मुताबिक किसी रिहाइश की कल्पना अगर इस दुनिया में संभव थी तो वो ये कमरा ही था। माँ के गर्भ की तरह प्रकाशहीन, खामोश और सुकूनदायक। उसे अचंभा होता जब सुख सुविधाओं से लथपथ घर में भी लोग बाग नुक्स निकाल लेते और अपनी जरूरत के मुताबिक उसे मोड़ लेने पर आमादा हो जाते। इधर एक वो थी, उसके लिए 4 दीवारों को जैसे तैसे जोड़कर बनाई गई वो एक जगह ही विश्वकर्मा की बनाई गई कलाकृति थी। ऐसा इसलिए था संभवतः कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। बहरहाल सवाल उठ सकता है कि जब उसके जीविकोपार्जन से जुड़ा विशेषण दलाल ही एक शाश्वत अपमान था, तब उसे दूसरे अपमानों की क्या जरूरत थी। दरअसल इस सवाल के जवाब में ही उसके स्वभाव को डिकोड करने का सूत्र छिपा था। अपमान से जिह्वा की जड़ों में तिरते कसैलेपन की उसे लत लग गई थी। जैसे जैसे दलाली का ये पेशा पुराना पड़ता जा रहा था, उस पर बेशर्मी की परत चढ़ती जा रही थी और जीविका का कड़वापन असर गंवाने लगा था। ऐसे में लय बनाए रखने के लिए उसे हिकारत की अतिरिक्त खुराक की जरूरत पड़ती। हर संभव जगह से इकट्ठा किए गए नीले रंग के जहर को एक सार कर वो उनमें बुतों की आत्माएं डाल देती और अनुवाद के इस जादू के संपन्न होते ही उसकी बनाई हर मूर्ति जीवन के वैभव से झिलमिला उठती।
उसके कमरे की चारपाई के नीचे अधबनी आकृतियों का वैभव छितरा पड़ा था। वो मूर्तियां बनाती थी और सबसे दिलचस्प ये कि मूर्तियां गढ़ते वक्त वो आंखें मूंद लेती थी। ये सालों का रियाज था, सालों का इस तरह से कि एक अरसे से आंखें मूंद कर वो अक्स गढ़ा करती थी, सिर्फ हाथ लहराते हुए, हवा में चलते हुए कोरे हाथ। पत्थर, छेनी, कतरनी उसके हाथों में बाद में आए। कह सकते हैं कि आकृतियां बननी पहले से शुरू हो गईं। उन्हें बनाने वाले अवयव मूर्तिकार के हाथों में बाद में आए। ये अभ्यास इतना गहरा गया था कि मूर्तियां बनाते वक्त कभी उसकी पलकें भूलवश खुल भी जाती तो हाथों का सारा तिलिस्म गायब हो जाता, एकदम से सूख जाती धार मानो। ऐसे में वो अकबका कर आंखें मूंद लेती वापस, ताकि खोई हुई लय को पाया जा सके। पर यहाँ बात बिजली के नंगे तार वाली नहीं थी कि वापस जोड़ते ही प्रवाह कायम हो जाए। उसे फिर से एकाग्रता, अंधकार और एकांत का सम पाना होता, तब जाकर उसकी उंगलियां साकार हो पाती और धुन में एक अजूबा रच डालती। पर यह भी एक अजीब बात थी कि सब कुछ शेष हो चुकने के बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती, वो मूर्ति से असंपृक्त हो जाती, एकदम बेलाग। वो उन्हें उठाकर आर्ट गैलरी तक पहुंचा देती। वहां से आगे वे एक बेनाम शिल्पकार की मूर्ति के रूप में बिक जाते, जाहिर है ऊंचे दामों में, जिसका एक सम्मानजनक हिस्सा उस तक पहुंचता, श्रम शोषण सिद्धांत का दाग लिए बगैर। उसकी चारपाई से दूर लगी जिस दूसरी चारपाई की वजह से दरवाजों के पल्लों का खुल पाना संभव न हो पाता था, वो चारपाई दरअसल एक प्लेटफॉर्म थी और उस चारपाई के नीचे का स्पेस उसका गोदाम। मिला जुला कर ये कि अपमान के नीले रंग के और आनंद के सफेद रंग में रासायनिक परिवर्तन का क्रम अनवरत जारी था, और वजह यही कि कमरे में पत्थर और छेनी के मेल से बनी जिंदगी की खुशबू कायम थी। इस छोटे शब्द के यहाँ बड़े मायने हैं, क्योंकि अपमान की जरूरत वाली बात जो शुरू में कही गई थी, वो इसी थी से जुड़ी थी। पिछले कई दिन बगैर अनुवाद के गुजर चुके थे और कौशिकी सक्सेना आंखें मूंद कर, खाली हाथ लहरा कर भी मन चाहा कुछ उकेर नहीं पा रही थी। घूम फिरकर उसके हाथ पुरानी किसी आकृति में से ही किसी एक को दोहरा दे रहे थे। आंखें बंद किए किए भी वो जान लेती कि आखिरी चरण में जो बनाया जा रहा था, वो उसकी पिछली बनाई किसी आकृति की पुनरावृत्ति ही है। वो जानबूझकर ऐसी कोई गलत छेनी चलाती ताकि कोई दोष आ जाए और इस चूक के ही साथ सही पर बनने वाली चीज पिछली आकृति की प्रतिलिपि बनने से रह जाए। लेकिन होता क्या, आंखें खोलते ही वो जान लेती कि हिलकर भी उस मूर्ति के नाक नक्श पिछली बनाई कृति के और करीब ही पहुंच गए थे। ऐसा कहीं से नहीं था कि पहले जैसी ही बन गई मूर्तियां आसानी से न बिकती। सच कहें तो मूर्तियों के बिकने का हिसाब रखने की उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पैसे समय पर मिले जा रहे थे। तो विशुद्धतः वो नया कुछ रच न पाने का दुख ही था जो उसके मन को साल रहा था। पर कौन जानता था कि मन की ये बेध्यानी किसी नई इबारत के लिखने से पहले का अलसायापन भर है। ढलती दोपहर का वक्त, एकदम नारंगी सी रोशनी आकर सीधे आंखों में घुस जा रही थी। हालांकि ये बात और थी कि ये शुद्ध शाकाहारी किस्म की रोशनी आंखों को कोई तकलीफ नहीं दे रही थी। कौशिकी सक्सेना आर्ट गैलरी में मौजूद थी। आवृत्ति के इन दिनों ने एक अजीबो गरीब संयोग उपलब्ध करा दिया था। अमूमन वहां किसी एक कलाकृति का दूसरा जोड़ा नहीं मिल पाता। उसकी बनाई एक कलाकृति किसी एक खरीदार को पसंद आ गई और वो वैसी ही एक मूर्ति और पाना चाहता था। ये उन्हीं आकृतियों में से एक थी जिनकी हमशक्ल चीज कौशिकी सक्सेना ने उन दिनों तैयार की थी। वो जानती थी कि एक और वैसी ही प्रति पाकर ग्राहक खुश हो जाएगा, फिर भी वो झिझकते हुए उसे गैलरी के हवाले करने गई थी। जाहिर है अन्य कलाकारों की तरह वो भी दूसरों की नजरों से इस बात को छिपा लेना चाहती थी कि वो दोहराव नाम की खतरनाक बीमारी की शिकार हो चुकी थी। गैलरी में बिकने से बच गई अपनी दूसरी मूर्तियों को देखते हुए उसकी आंखों की निचली पलकें एक बात को नोटिस करते ही अकड़ सी गई थी। हुआ ये कि दो मूर्तियां ही थीं जिनकी नाक में बड़ी सी नथ पहनाई गई थी।
नथ के मोतियों की संख्या से लेकर उनके बीच की दूरी भी हूबहू एक सी थी। इतनी बेशर्म नकल, भले अपनी बनाई चीज की हो, असह्य थी। तुर्रा ये कि वो दोनों मूर्तियां पास पास ही रखी थी आर्ट गैलरी में। कौशिकी सक्सेना के तलवे कांपने लगे। एक तेज हूक सी उठी उसके भीतर और उसे तत्काल वहीं बैठ जाने की तलब महसूस हुई। पर वहां ऐसा आत्मीय स्पेस उपलब्ध न था। अपने को थोड़ा संयत करने के लिहाज से उसने दूसरी कलाकृतियों को परखने में अपने आप को लगा देना चाहा। जब उसके तलवों की कंपन सम पर आई, तब वो अपने आप को समेटकर वहां से भागने ही वाली थी कि उसकी सांसें रुक गईं। उसने देखा कि एक व्यक्ति नथ वाले दोनों चेहरे को हाथ में उठाए तन्मयता से निहार रहा है। इस धुन से तो मोतियों की शुद्धता की जांच ही की जा सकती थी। वो ठीक उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसने कहा, इन्हें किसने बनाया? ये शर्मिंदगी की इंतहा थी। सेल्सगर्ल समझे जाने की शर्मिंदगी नहीं। ये सामने वाले के सवाल की वजह से उपजी वो लज्जा थी, क्योंकि संभव था कि वो व्यक्ति ताड़ चुका था कि कलाकार ने बेशर्मी से दोहराया था अपने आप को। ये मेरी है। ओ, उस आदमी ने बगैर अचरज के कहा, ये आपकी है, ये कैसे माना जा सकता है? मेरी ही है। वे तो यहां रखी थी और आप मालूम नहीं कहां। क्या जानना था आपको? लड़की ने दबी जुबान में मामले को रफा दफा कर देने के अंदाज में कहा। बस इतना कि इन दोनों में से पहली कौन सी बनाई गई थी? ये कैसा सवाल था? उससे क्या होगा? लड़की के मुंह से निकल गया। उससे मैं ये जान सकूंगा कि ये दोनों मूर्तियां आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करती स्त्री की है, या कि मुस्कुराहट की ताव से आंखें छलक आई हैं स्त्री की। और वो कैसे होगा? ये लड़की के चेहरे पर लिखा था। वो करीब खिसक आया और दोनों आकृतियां बढ़ा दी उसने लड़की के आगे। दोनों स्त्रियों की दाईं मांग कड़ी थी। उनके बाल आगे के घुंघराले थे और पीछे की तरफ जूड़े की शक्ल में बंधे थे। नाक नक्श तीखे थे और नथ बड़ी। एक से थे दोनों मुखड़े, कंधे तक की दोनों मूर्तियां। नथ और बालों के उतार चढ़ाव पर टिक जाती थी दृष्टि। इतना भर। गौर से इस चेहरे में आंसू की नमी और मुस्कुराहट का अनुपात देखिए, और फिर इस दूसरी मूर्ति को देखिए। अगर इन्हें इस क्रम में रखा जाए तो ये हंसी से आंसू की ओर जाती स्त्री की है, पर अगर बाएं को दाएं कर दें तो आंसू और मुस्कान भी अपना क्रम बदल देंगे। इसलिए जानना जरूरी है कि पहले कौन सी बनाई गई। उसने वाक्य को खत्म करते वक्त कौशिकी सक्सेना पर निगाहें पैनी कर दी और शब्द भी भीतर तक धंसते गए। लड़की सहम उठी। दरअसल मूर्तिकार सहम उठी। उसने अगले ही पल दाव बदला। मैं इसे खरीद चुकी हूं। मैं कैसे मान लूं? आप काउंटर पर दरियाफ्त कर सकते हैं कि यह मूर्ति अब बिकाऊ नहीं है। इसके बिकाऊ होने न होने से मेरे सवाल का क्या ताल्लुक? शुक्र है। लड़की ने सोचा कि उन्हें खरीदने में सामने वाले की कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर तो सब कुछ आसान है। आप अपने सवाल काउंटर पर रखी फीडबैक बुक में दर्ज करा दीजिए और मैं मूर्तियां ले जाती हूं। ये व्यक्ति क्या कह रहा था उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त, पर उसकी बातों में कुछ तो ऐसा था कि कौशिकी सक्सेना उन मूर्तियों को वापस अपने घर तक ले जाने पर आमादा हो गई, फिर चाहे इसके लिए उसे अपनी बनाई मूर्तियां ही क्यों न खरीदनी पड़ जाए। सामने वाला आदमी मुस्कुराया और मूर्तियों समेत काउंटर की तरफ बढ़ गया। काउंटर पर मूर्तियों को रखकर उसने कुछ दरियाफ्त की। बीच बीच में वो उसकी ओर देख लेता। कौशिकी सक्सेना मूर्ति के जैसे ताम्रवर्णी रंग में रंगती जा रही थी। क्या आवश्यकता थी उसे कूदकर इन सब के बीच में शामिल होने की? वो अपने आप को काट कर निकल भी तो सकती थी इस पूरे प्रसंग के बीच से। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो सिरे से अप्रत्याशित था। और अब निश्चय ही काउंटर के उस तरफ खड़ा सेल्समैन उस व्यक्ति के सामने सारा सच साफ कर रहा होगा कि मूर्तियां लड़की ने ही बनाई थी, और फीडबैक बुक में कुछ लिखने के बजाय वो आदमी वापस आकर उससे मुखातिब होने ही वाला था, उसी सवाल के साथ। अभी भी उसके पास मौका था वहां से भाग लेने का। कोई रोकना भी चाहता तो वो न रुकती ऐसे।
काउंटर वाले आदमी से अपनी बातचीत के पूर्वार्ध में बार बार उसकी तरफ देख लेता आदमी बात की रफ्तार पकड़ लेने के बाद उस तरफ देखना छोड़ चुका था। उत्तरार्ध से अंत हो जाने तक उस पर ध्यान दिए बगैर वो झटके से मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। पता नहीं ये सब क्या था। संभव है काउंटर के पीछे वाले लड़के ने लड़की के मन की बात जान ली हो और झूठ कह दिया हो उस आदमी से कि मूर्तियां वाकई बिक चुकी थीं। पर ऐसा था तो उसने फीडबैक बुक में कुछ दर्ज क्यों नहीं किया? क्या बातें हुई होंगी दोनों में? वो काउंटर तक गई। उन दोनों मूर्तियों को लिए लिए उसने उन्हें काउंटर पर रखा और अपना क्रेडिट कार्ड आगे कर दिया। आश्चर्य कि उसके इस ग्राहक वाले अभिनय का काउंटर के पार खड़े सेल्समैन ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। उसने बगैर किसी प्रकार का आश्चर्य प्रकट किए पेमेंट ले लिए मूर्तियों के और उन्हें पैक करने लग गया, जबकि ये सेल्समैन अच्छी तरह जानता था कि उन दोनों को बनाने वाली वही ठहरी, कौशिकी सक्सेना। पर कौशिकी सक्सेना के अचंभे का तब ठिकाना न रहा जब सेल्समैन ने पूछा कि मूर्तियों पर से दाम का टैग हटा दिया जाए क्या पैकिंग से पहले। वो दरअसल इसके ठीक पहले कौशिकी सक्सेना के ऊपर से मूर्तिकार का टैग हटाकर ग्राहक का टैग चिपका चुका था। स्त्री ने इन मूर्तियों के एवज में उस दुकान से मिलने वाले पैसों के दोगुने से भी ज्यादा पैसे अदा किए और पैकेट उठाकर बढ़ गई। उसे इंतजार अंत तक था कि काउंटर पर खड़े सेल्समैन की चेतना जागेगी और वो भूल सुधार लेगा आखिरी वक्त पर, या कोई संदेश ही देगा उसके नाम का। उसने उचटती एक नजर से परखा कि काउंटर पर सदैव मुस्तैद रहने वाला फीडबैक बुक गुलाबी जिल्द में सजा धजा था यथास्थान। हद थी। पैकिंग जतन से की गई थी, तारीफ लायक, पर भीतर की चीज निकालने की उतावली में पैकिंग का ये आडंबर उसे झुंझला रहा था। जैसे तैसे निकाली गई दोनों मूर्तियां उसने झांक कर घेर कर सब यत्न करके देखा, आंखों में होठों पर कोई निशान नहीं नजर आया उस आदमी की कही गई बातों का। हालांकि दुकान में वो उसकी बातों से सहमत थी, पर यहाँ ये आकृतियां उन बातों को झूठा साबित कर रही थी। यहाँ इस कमरे के एकांत में नथ की मोतियों के सिवा उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने धिक्कार से दोनों मूर्तियों को वापस डिब्बे में ठूंस दिया। रात भर एक अजीब सी खुमारी उस पर तारी रही। जो घट चुका था उसके सूत्र वो जोड़ नहीं पा रही थी। मूर्तियां बेजान थीं, न उनकी आंखें कुछ कहती थीं, न होंठ। तो क्या उस व्यक्ति से हुई मुलाकात ही काल्पनिक थी? पर ऐसा था भी तो काउंटर के सेल्समैन को तो वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। उसे तो चौंकना चाहिए था जब वो अपनी ही बनाई मूर्तियां खरीद रही थी तब। जो भी था उस रात सब भ्रम था, सिवाय उस डिब्बे में ठुसी जोड़ी भर मूर्तियों के। कमरे की दहलीज पार करते ही वो अपनी इस दुनिया से रुखसत कर लेती थी और एक दूसरी भूमिका में प्रवेश कर जाती थी। दफ्तर में पहुंचकर पिछली शाम से आई सभी कॉल्स को चेक कर लेना, कॉल वाले सभी ग्राहकों से बात कर उनकी प्रोफाइल तैयार कर लेना और फिर डिक्शन रूम में दिन भर का शेड्यूल लेकर उपस्थित हो जाना। उसकी सुबह की दिनचर्या। दफ्तर में कुल 7 कर्मचारी थे, एक बॉस, 4 उसके जैसे ब्रोकर, 2 फोन ऑपरेटर और एक व्यक्ति डाटा कलेक्शन में। चारों ब्रोकर्स के कार्यक्षेत्र बटे हुए थे। कुछ दिन पहले एक मालदार डील का ऑफर कंपनी के हाथ लगा था। प्रॉपर्टी की लोकेशन उसके इलाके के अंतर्गत आती थी, पर क्लाइंट के प्रोफाइल की पड़ताल बॉस ने स्वयं की थी। मामला संवेदनशील था, इसलिए स्पष्ट था कि उसके इलाके की बात होते हुए भी बॉस उसे वो मामला नहीं सौंपते, क्योंकि बड़े सौदों में मर्दानी सूझबूझ हमेशा सफल होती है। ये बात जमाने भर में प्रचलित थी। पर आरंभिक बातचीत में ये बात निकल आई थी कि संपत्ति का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सनकी, चिड़चिड़ा और झक्की प्रतीत होता था। उसकी उम्मीदों का आकलन किया जा सके ऐसे किसी व्यवसायिक पैमाने का या तो आविष्कार नहीं हुआ था या फिर कंपनी को ऐसे किसी इजाद की जानकारी नहीं थी। बॉस ने सूंघ लिया था कि इस व्यक्ति को बाजार, आंकड़े और इमारतों के मोहरों से घेरना मुमकिन नहीं था। पर सौदा इतना बड़ा था कि उस जैसी नई और छोटी कंपनी के लिए उस सौदे का हाथ से जाना अफोर्ड करने योग्य नहीं था। अब चाल ऐसी चलनी थी कि या तो वो सौदा हाथ आ जाता या फिर सौदे के हाथ से निकल जाने की बात पर कौशिकी सक्सेना से मुक्ति पाई जा सकती थी। उसके बाहर होने की स्थिति में बॉस के साले की कंपनी में नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाता।
लिहाजा उस रोज की मीटिंग में मामला कौशिकी सक्सेना के हवाले कर दिया गया। इलाका रिहायशी था, पर सबसे ज्यादा महंगे इलाके में से न था। 4800 वर्ग फीट में बना एक बंगला। घर पुराना था, पर हाल ही में उसे रिनोवेट करवाया गया था। इतनी जानकारी कौशिकी सक्सेना ने प्रोफाइल से हासिल कर ली थी। मामला जिस अप्रत्याशित तरीके से उसे सौंपा गया था, उससे उसे स्पष्ट हो गया था कि वो उसका आखिरी अभियान साबित होने वाला था। उसकी उम्र 70 साल थी, शरीर लंबा और तना हुआ। बावजूद इसके उसके हाथों में बेंत की एक छड़ी थी। उसने संतरे की रसदार फलियों के रंग वाला कोट पहन रखा था और उसकी नाक का रंग लाल था। सिर पर अगरबत्ती की राख के रंग की टोपी थी। उसके साथ एक बीच की उम्र वाला व्यक्ति था। उसी ने घर का दरवाजा खोला और भीतर से एक कुर्सी ले आया। बूढ़ा व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ गया और उस दूसरे आदमी ने कौशिकी सक्सेना को घर दिखाने के अभियान की कमान थाम ली। 5 कमरे, एक बड़ा हॉल, एक डाइनिंग स्पेस, किचन, बरामदा, बाथरूम, आदि आदि। कौशिकी सक्सेना उस व्यक्ति के पीछे चलते हुए भी वहां नहीं थी। वो उन लोगों के साथ ही गाड़ी से उस घर तक आई थी। रास्ते भर किसी से भी उसकी कोई बात नहीं हुई। हालांकि बूढ़ा उस दूसरे व्यक्ति से बातें करता रहा था। अभी भी वो चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे चल रही थी। उसे इस बात का चैन जरूर था कि बूढ़ा उनके साथ नहीं था, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसे असहज बना रही थी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर नफासत थी और आंखों में दूसरों के प्रति हिकारत का भाव। ऐसा मान सकते हैं कि उसे देखते ही कौशिकी सक्सेना के सामने एक बार फिर से ये साफ हो गया कि इस मामले को उसके हवाले क्यों किया गया था। वो चाहती थी कि घर घूमने की प्रक्रिया देर तक खिंचती रहे, इसलिए अतिरिक्त उत्साह और अनवरत सवालों को उसने अपना हथियार बनाया। जवाब क्या मिल रहे थे इस पर उसने ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता जवाब कहाँ खत्म हो रहे थे इस बात पर वो जरूर सजग थी। जवाब के आखिरी हिस्से से ही अगले सवाल के लिए पृष्ठभूमि उसे मिल जाती। जितना लंबा खींचा जा सकता था बात को, उस हद तक पसराया जरूर उसने, पर वो बिंदु आखिर आ ही गया जहां से आगे सब कुछ टूट कर बिखर जाता। उसके चैन के पल भी खत्म हुए और अब वो बूढ़े के सामने थी। बूढ़ा संभवतः लड़की से मुखातिब होना तौहीन समझ रहा था और इसलिए बगैर कुछ कहे वो गाड़ी की तरफ मुड़ गया। साथ वाले व्यक्ति ने कौशिकी सक्सेना से साथ चलने का आग्रह किया, जिसे उसने तत्परता से ठुकरा दिया और अगले ही पल वो मुड़कर निकल पड़ी मुख्य सड़क की ओर। उसने कयास लगाया कि बूढ़े की कार उसके वजूद पर गाड़ी के चक्कों के निशान छोड़ती अब तक आगे बढ़ गई होगी। कौशिकी सक्सेना को अपमान और संतोष के भाव एक साथ घेरने लगे। अपमान की वजह तो साफ थी, पर संतोष इस बात का कि अब वो फिर से एकांत में थी। बूढ़े के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो कि सामने वाले को तोड़ दे। उसकी भौहों का उतार चढ़ाव ऐसा था कि दूसरों के लिए हलचल का सबब बन जाए। साथ के दूसरे आदमी से बूढ़े की बातचीत खुली सी थी, पर कौशिकी सक्सेना की उपस्थिति को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। कितना अच्छा होता कि वो बूढ़ा कंपनी को फटकार लगाता और किसी दूसरे ब्रोकर को ये मामला सौंप देने की मांग कर बैठता। भले ही ये उसकी हार होती, लेकिन उसकी जान तो छूटती इस व्यक्ति के सामने आने से। पर यह भी तो संभव था कि आगे की बातचीत में वो स्वयं शामिल न हो और वो साथ वाला व्यक्ति ही उसकी तरफ से बातचीत करे। अभी वो टैक्सी में बैठी ही थी कि फोन की घंटी बज उठी। उस तरफ वही दूसरा व्यक्ति था। कौशिकी सक्सेना से कहा गया कि अगर उसे तकलीफ न हो तो शाम की चाय साथ पीते हुए बूढ़ा उससे मकान के बारे में बातचीत करना चाहता है। वो क्या जवाब दे सकती थी भला? तकलीफ का होना प्रकट कर पाना अफोर्ड कर सकती थी क्या वो? ये शिष्ट लोगों का तरीका था अपनी बात मनवा लेने का, जिसका जवाब नहीं नहीं, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है भला, इसी से शुरू होता था सामने वाले को। लड़की ने रीति का निर्वहन किया। ये और बात थी कि सभ्य बनते हुए उसकी जुबान तालू से चिपकने लगी। कौशिकी सक्सेना के कान की लवों में पसीना था। 7 दशक पार कर चुके एक बूढ़े व्यक्ति के साथ चाय पर जाने में उसे कंपकंपाहट हो रही थी। उसकी कंपकंपी की वजह घटनाओं का क्रम था या कि मकान मालिक का दंभी व्यक्तित्व, पता नहीं। उसकी अपने चरित्र की भीरुता इसकी वजह थी शायद।
संशय, घबराहट, बेचैनी उसके मन के एक कोने के स्थायी भाव थे। जितना वो मन में होते, उससे कहीं अधिक मात्रा में वे अक्सर उसके चेहरे पर प्रकट हो जाते। ठीक 7:30 बजे थे, जब वो उस गेस्ट हाउस के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, जिसमें बूढ़ा ठहरा था। वो वेटिंग लाउंज में पहले से बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौशिकी सक्सेना के वहां पहुंचते ही वो उठकर खड़ा हो गया। सम्मान मिला था अब की लड़की को, पर उस अप्रत्याशित चीज ने उसके भीतर और खलबली मचा दी थी। आप बैठ सकती हैं। लड़की ने मजबूती से कुर्सी का हत्था थाम लिया। आप इस पेशे में क्यों हैं? क्योंकि मैं इस पेशे के लिए नहीं बनी हूं। बूढ़े के चेहरे की रेखाओं में एक बारगी घालमेल हुआ और वो मुस्कुरा पड़ा। इस तसल्लीजनक मुस्कान पर कौशिकी सक्सेना को एक जोरदार ब्रेक लग गया और उसे लगा कि वो उसी वक्त भौंकार पाकर रो पड़ेगी। कितने घर बेच चुकी हैं अब तक? मैं अच्छी खिलाड़ी नहीं हूं। फिर भी उसने उकसाया। मेरी चाल बेढब है। ये बात अक्सर मेरे हक में होती है क्योंकि ढब वाले लोग मेरी चाल समझ नहीं पाते। मेरे घर की कीमत क्या जानती हैं आप? 7 करोड़। वो हंसा। कोई सा भी 7 करोड़ नहीं। अचानक वो गंभीर हो गया। आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये सवाल थोड़ा गैर वाजिब है, पर पूछना मानी खेज। वो जवाब देने के वक्त अपने आप के भीतर धंसती गई और आंखों का गीलापन काजल की सरहद से टकराने लगा। मेरी सबसे कीमती चीज वो दुनिया है जिसे मैं अपने हाथों से गढ़ती हूं। उसे बेचते वक्त खरीदार में क्या देखना चाहेंगी आप? कौशिकी सक्सेना के सामने आर्ट गैलरी की एक शाम पहले वाले शख्स का चेहरा घूम गया। मैं चाहूंगी कि मेरी बनाई चीज में वो खासियत देख ले जिसकी स्वयं मैंने कल्पना भी नहीं की थी। क्या कभी आपने ऐसी कोई चीज बनाई है और बनाकर बेची है? लड़की ने अपनी पनियाई आंखों को बूढ़े की आंखों पर टिका दिया। सख्त निगाह। रोज बेच देती थी, पर जब ऐसा खरीदार मिला तो नहीं बेच पाई। क्यों? कौशिकी सक्सेना कुर्सी के हत्थे पर पूरी ताकत से हाथ मारकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा भिज गया था और आंखें बूढ़े की आंखों से अब तक हटी नहीं थी जरा भी। अगले ही पल वो वापस बैठ गई, शांत पड़कर। हम जानते हैं कि ये घर आपके वर्षों की कमाई पूंजी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपका मनचाहा दाम मिल जाए और अच्छा खरीदार भी जो घर को जतन से रखे। बूढ़े के होठ व्यंग से टेढ़े हो गए। मकान की लेन देन में अपने ग्राहकों की इच्छा पूरी करने की चाहत रखने वाली कुल कितनी एजेंसियां होंगी इस शहर में, बता सकती हैं? लड़की ने सिर झुका लिया। क्षण भर पहले का तेज स्याह पड़ गया। अभी बोला गया आखिरी वाक्य उसका अपना न था। ये व्यावसायिक दुनिया की रटंत भाषा थी जिसे मांझ कर वो आज तक अपना नहीं बना पाई थी। तो मैं क्या समझूं? रुक रुक कर लड़की ने कहा। क्या संयोग, यही सवाल अभी मैं आपसे करने वाला था। बूढ़े की आंखें चमक रही थीं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, प्रकाश उसे छिपा दे और उस चीज के पास अंधकार की सहायता से पहुंच पाएं आप? लड़की ने पूछा। हाँ, कुछ छोटी यादें हैं जिन्हें उजाले से परहेज है। आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? लड़की ने साहस कर लिया, अदम्य। उसके बारे में सिर्फ एक बात स्पष्ट हुई है, वो ये कि उस तक पहुंचने में आप माध्यम होने वाली हैं। पर मेरी चाल बेढंगी है और ढंग के लोग। अभी अभी आप उठने का फैसला करने के बाद बैठ क्यों गई दोबारा? मुझे लगा कि आई हैव नॉट फिनिश्ड विद यू येट। लड़की की आंखें जलने लगीं। ताप इतना था बूढ़े का हलक सूख गया। लड़की ने मेज पर रखा पानी एक सांस में खत्म कर दिया और कहा, सुबह मुझे लगा कि आप में अदब की कमी थी, पर इस शहर के अदब खुद अभी मुझे सीखने हैं। इजाजत? बूढ़े व्यक्ति को पहली बार लगा कि चेहरे के अंग अब पहले की तरह मस्तिष्क के इशारे नहीं ले पा रहे और उसे एक फीकी मुस्कान तक मुस्कुराने में तकलीफ हुई। सवाल उसके अदब पर लग चुका था, पर फिर भी घुटने ऐसे कंपाए कि उठकर लड़की को विदा देने की उसे हिम्मत न पड़ी।
उसने हाथों को माथे पर लगाकर एक अटपटा सा सलाम किया और सिर झुकाकर बैठ गया। कौशिकी सक्सेना कुर्सी का हत्था पकड़े बगैर उठ खड़ी हुई। उस रात लड़की ने सोचा कि अगर उसके हाथों में छेनी और पत्थर ना होते तो शायद शब्द खोखले हो जाते पीड़ा के। वो अपने औजारों से नाद की ध्वनि को पैना ही तो कर रही थी। बेतरतीब प्रहार करते रहे उसके हाथ। आंखें खुलने पर फिर से एक दोहराव उसके सामने था, जतन से तराश कर बनाई गई एक पुरानी कृति का दोहराव। इस बार की बेधड़क ठोक पीट का नतीजा भी वही निकला, यानी कि छेनी से किए जाने वाले प्रहार की कोई जाति न थी। कोमल और क्रूर दोनों प्रकार की दस्तक की परिणीति थी दोहराव। दफ्तर आते ही उसने उस बंगले की बिक्री से संबंधित पहले दिन की तरक्की का ब्यौरा टाइप किया। जाहिर है उसमें मकान का भ्रमण और मकान मालिक की अपेक्षाओं की विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास, इन दो विषयों पर मोटी मोटी सूचनाएं थीं। दिन की शुरुआती मीटिंग में बॉस उसे लगातार हैरत से घूरता रहा। लड़की की तैयार की गई रिपोर्ट पर उसने सरसरी निगाह डाली और बदले में तेज नजर डालकर ये सूचना दी कि बूढ़ा व्यक्ति हफ्ते भर के लिए जर्मनी लौट गया था और वापस लौट आने के बाद वो जल्द से जल्द घर बेचना चाहेगा। बॉस अचंभे में था कि कौशिकी सक्सेना और बूढ़े ने एक दिन सफलतापूर्वक एक दूसरे को आखिर झेल कैसे लिया। उधर अपनी जगह पर बैठते हुए उसने सोचा कि हफ्ते भर के लिए तो सही वो स्वतंत्र थी। आजाद कल्पनाएं की जा सकती थीं। मसलन ये पता किया जा सकता था कि हफ्ते भर में जर्मन भाषा सीखी जा सकती थी क्या। अगर सप्ताह भर बाद वो उस बूढ़े को जर्मन बोलकर चौंका दे तो। अभी अगर वो अपने कमरे में होती तो आंखें मूंद कर छेनी उठा लेती। देखा जाता कि इस खुश मन से पड़ने वाली उसके हाथों की हल्की थाप पर क्या चीजें उकर पाती हैं। उस रोज ग्राहकों से बात कर उनकी जरूरतें रिकॉर्ड करना शुरू किया ही था कि एक फोन लाइन उससे कनेक्ट की गई। उसने अपने पेशेवर अंदाज में बात शुरू की और सामने वाले की जरूरत की जानकारियां कलेक्ट की। ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट वाली कॉल थी जिसकी फीस दुगनी थी, यानी कि जहां बाकी मामलों में कंपनी बेचने वाले और खरीदने वाले से दाम का 1% लिया करती थी, अर्जेंट मामलों में 2% फीस ली जाती थी। डेटा ऑपरेटर की मदद से उस लड़की ने उस ग्राहक के लिए 4-5 घर शॉर्टलिस्ट किए और उससे अपॉइंटमेंट ले लिया। उसी दिन का, जगह तय हुई, समय भी। ये सब रोज की कहानी थी। रास्ते भर वो सोचती रही कि लोगों की जरूरतें कितनी एक जैसी है। बड़ा, सुंदर, खुला, सुरक्षित, वास्तु के अनुकूल, पर किफायती घर। हालांकि इस ग्राहक ने घर की चाहत का कोई ब्यौरा नहीं दिया था, बस एक खास लोकेशन का जिक्र किया था उसके कॉल में। कौशिकी सक्सेना ने तयशुदा जगह पर पहुंचकर उसके मोबाइल पर सूचना दे दी और पहचान का एक सूत्र भी थमा दिया, बैंगनी रंग। उसने फोन डिस्कनेक्ट किया ही था कि पीछे से आवाज आई, आपको रंग बतलाने की जरूरत नहीं थी, वैसे बैंगनी के साथ गुलाबी का रंग मेल मुझे पसंद है। कौशिकी सक्सेना मुड़ी पीछे। फीडबैक बुक की गुलाबी जिल्द उसके सामने तैर गई। उसने अचानक अपने कपड़े देखे। वाकई बैंगनी और गुलाबी में होड़ थी कुर्ते को छेंक लेने की। ऐसे की पहचान के लिए गुलाबी रंग भी दिया जा सकता था क्लू में। आर्ट गैलरी का एक शाम पहले वाला आदमी उसके सामने खड़ा था। मुझे जो भी चीज पसंद होती है वो पहले से ही आपकी होती है, ये मैं जान गया हूं। वो हंसा। लड़की का चेहरा तमतमा गया। आपने मजाक किया था, घर नहीं लेना आपको। आपने ये कैसे सोचा? घर लिए बगैर कोई घर सजाने के लिए मूर्तियां खरीदता है क्या? घर खरीदने वाले के सिर पर पहले से छत नहीं हो, ये शर्त है क्या आपकी कंपनी की? कंपनी की नहीं, आप मेरी बात कीजिए। मेरा मतलब है मुझसे बात कीजिए। ठीक कहा बिल्कुल आपने, बिल्कुल मेरे मन की बात। कंपनी में मेरी कोई दिलचस्पी है भी नहीं। आपने मेरा वक्त बर्बाद किया। क्या ये संयोग नहीं हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता। मैं जानता था कि उस शाम की मेरी पसंद की गई मूर्ति पहले से आपकी हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी मैंने संयोग के खाते में उसे डालकर आपकी बात मान ली। इसलिए आपके पास भी संयोग वाली बात को मान लेने का विकल्प है और तकाजा भी।
आपकी कही बात बकवास थी। मूर्तियां हासिया रो नहीं रही थी। मैंने देखा बाद में। यानी आपने मेरी कही बात याद की बाद में? बार बार याद की? वो बुदबुदाया। नहीं, सिर्फ एक बार याद की थी और वो सब बकवास था। अच्छा हुआ आप मिल गए दोबारा और आपको मैंने बता दिया। अब फिनिश्ड। चलिए, अब आप भी इस दोबारा मिलने को अच्छा मान लेने पर सहमत हुई। उसके बाद भी मैंने कुछ कहा। फिनिश्ड? क्या फिनिश्ड? तलाश? लड़की ने तब पहली बार उसे गौर से देखा। वो एक लंबा व्यक्ति था और अपने आप को आगे की तरफ झुकाकर उससे मुखातिब था। उसने उसी वक्त अपने आप को भी देखा। वो अपने को भरसक ऊपर की तरफ खींचे उस आदमी से रूबरू थी। उस वक्त उस आदमी को और अपने आप को देखते हुए उसे दोनों में एक प्रकार का तादात्म्य अनुभव हुआ। कैसे कैसे मोड़ आने लगे थे उसकी सीधी सादी जिंदगी में। पिछले 2-3 दिनों में उसका जैसे अजीबो गरीब सवालों से साबका पड़ा था, वैसा आज तक न हुआ था। किस चीज के शेष हो चुकने की घोषणा की थी उसने, ये खुद उसके आगे अस्पष्ट था। स्पष्ट थी तो केवल एक चीज, कि इस घड़ी वो एक लकीर पर खड़ी थी। लकीर जिसके की दोनों ही तरफ आगाज था। वो किसी भी ओर कदम बढ़ाती और एक नए अध्याय में प्रवेश कर जाना तय था। मुझे लगता है आप मजाक कर रही थी। आपके पास दिखाने के लिए कोई घर था ही नहीं। वो बुदबुदाया। लड़की इस टोका टाकी से घबरा गई और बगैर सोचे समझे उसके कदम बढ़ गए। लड़की इस टोका टाकी से घबरा गई और बगैर सोचे समझे उसके कदम बढ़ गए। फ्लैट हालांकि पुराना था, पर लकड़ी की कारीगरी उसे भव्य बनाती थी। खिड़कियां काफी थीं और उनकी अवस्थिति ऐसी थी कि हवा बेरोक टोक आती थी। एक तरफ की बालकनी से स्लाइस भर पहाड़ और कुछ बाइट्स पेड़ों के मयस्सर थे। दूसरी बालकनी रूफ गार्डन के सामने खुलती थी। प्लेट की अवस्थिति इतनी शानदार थी कि सेकंड हैंड होते हुए भी कौशिकी सक्सेना ने सबसे पहले उसे दिखाना ही माकूल समझा। आदमी चुपचाप उसके पीछे चल रहा था। लड़की की मनःस्थिति ठीक उसी दिन जैसी थी जब वो बूढ़े का मकान देखने गई थी। उस दिन की तरह आज भी वो इस देखने दिखाने की रस्म को भरसक लंबा खींचना चाह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस अध्याय के समाप्त होते ही एक चुभन भरा एकांत और अटपटे सवाल उसकी झोली में गिरने वाले थे। वो उस व्यक्ति के ध्यान को बार बार बैल्कनी की तरफ खींचना चाह रही थी, क्योंकि उस घर की यूएसपी बैल्कनी से दिखने वाला नजारा ही साबित होने वाला था। पर उस आदमी ने बैल्कनी से बाहर की तरफ एक उचटती सी नजर फेरी और गौर से कमरे की दीवारों को देखता रहा। लड़की को लगा कि शायद वो दीवारों की उम्र मालूम करना चाह रहा था और उसने स्पष्ट कर दिया कि घर 3 साल पुराना था। 2 साल 8 महीने पुराना। सामने वाले ने उम्र वाली बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो मास्टर बेडरूम की दीवार को एकटक देखता रहा। वहां निशान थे। लड़की ने सफाई दी। कोई तस्वीर टंगी होगी पहले। आईना भी हो सकता है। आदमकद। दीवार के स्विच बोर्ड बताते हैं कि पलंग वहां रही होगी, सामने। पलंग के ठीक सामने आईने का मतलब। उसने रोक लिया अपने आप को। रोका नहीं था, बल्कि रास्ता बदल लिया था उसने। यहां सेल्फ भी लगाई जा सकती है और उस पर बड़ी नथ वाली मूर्तियों का जोड़ा रहे तो। उसकी आंखों की चमक ने लड़की की सांसें रोक दी। वो बात को घुमा रहा था और लड़की ने निश्चय किया कि व्यावसायिकता के सूत्र को एक पल के लिए भी हाथों से वो छूटने नहीं देगी। लड़की के मन में जितनी तेजी से ये बात आई थी, उतनी ही शीघ्रता से आदमी ने उसे डिकोड भी कर लिया। आदमी ने खुद ही बात की दिशा बदल दी। इस घर में लकड़ी का काम तो है, पर लकड़ी की किस्म उम्दा नहीं। लगदक है काम, पर रुचि संपन्न नहीं। वो घर में घूमता रहा, हर दीवार, हर तहखाने से मुखातिब। कौशिकी सक्सेना उसके पीछे पीछे घूमती रही, पर वो तो अपने में ही लीन था, केवल घर से संवाद करता। कौशिकी सक्सेना को लगने लगा कि घर ने ग्राहक पर अपना जादू शुरू कर दिया है। अचानक वो मुड़ा और उसने कहा, एक वाक्य में कहूं तो घर की आत्मा मिसिंग है, चलें? ये आदमी शर्तिया वक्त बर्बाद कर रहा है। एक तेज आवाज उठी उसके भीतर। उसने घर का ताला बंद कर दिया। शुक्र है कि ये घर पहली मंजिल पर था और वे सीढ़ियों से ही आ गए थे।
वरना इस आदमी के साथ लिफ्ट में आते जाते हुए जान पर बनाना तय था। एक दूसरा मकान पास ही है, आप अपनी गाड़ी से मेरे पीछे आइएगा। आज नहीं हो पाएगा, आदमी ने बेरुखी से कहा। लड़की सकपका गई। ऐसे उत्तर की उसे आशा नहीं थी। आप कल मुझे मैसेज कर दीजिए कि कहाँ मिलना है। उसने एक सुर में अपनी बात खत्म की और पीछे मुड़ गया। कौशिकी सक्सेना स्याह पड़ गई। अचानक ऐसे बर्ताव की वजह क्या हो सकती थी? पर यह सब नया तो नहीं था उसके लिए। उसके पेशे के लिए तो यह आम बात थी। ये और बात थी कि इस तरह के रूखे सूखे व्यवहार रंग नहीं बदला करते थे उसके चेहरे के पहले कभी भी। क्या हो गया था? क्या हो गया था अचानक उस आदमी को? एकांत में आंखें बंद कर कौशिकी सक्सेना ने याद करने की कोशिश की। अपनी धुन में घर की दीवारों को ताकता वो आदमी अचानक से फैसला क्यों कर बैठा? और फैसला भी ऐसा, एकदम निर्णयात्मक। आत्मा नहीं थी घर की। ईंट मिट्टी के बने घर की आत्मा होती है क्या? और अगर होती भी है तो एक आवेग में उसकी शिनाख्त कर लेना संभव था क्या? क्या चल रहा था उस आदमी के भीतर? क्यों स्थगित कर लिया था उसने अपने आप को? सवाल यह भी था कि क्या वाकई वो घर देखने आया था? कौन था वो आदमी? कैसे थे उसके सवाल और क्यों अपने आप को उसके सवालों के प्रभाव से वो बचा नहीं पा रही थी? लड़की का ध्यान अभी अपने हाथ की छेनी पर जरा भी न था। और जब उसकी आंखें खुली तो जो सामने उकेरा पड़ा था वो बिल्कुल भिन्न था। पूर्ण कृति नहीं थी, एक हिस्सा भर था, लेकिन छाप नहीं थी। कौशिकी सक्सेना को उस पल का स्मरण हुआ जब वो लकीर पर खड़ी थी, एक लगभग अपरिचित व्यक्ति के साथ। उसके आंसू एक कतार में गाल पर सहरने लगे। कौन था वो व्यक्ति? इस सवाल के मन में उठने की बारी थी। पर उसकी जगह एक ललक उठी मन में कि नया कुछ रचने की शुरुआत वो कर चुकी थी एक बार फिर। ये सूचना सबसे पहले उस आदमी के साथ ही बांटी जाए। अगले रोज वो वक्त से पहले ही तयशुदा जगह पर थी। लड़की नहीं चाहती थी कि फिर से वो आदमी इधर उधर या किधर से भी प्रकट होकर उसे चौंका दे। वो उसे आते हुए देखना चाहती थी शुरुआत से। कुछ देर उसने खड़े होकर इंतजार किया, चौकन्नेपन और सजगता से। फिर उसने एक टेलीफोन बूथ के शेड के नीचे खड़े रहकर इंतजार किया। फिर भी बात नहीं बनी तो अपनी स्कूटी की सीट से कमर टिकाकर। वो तब भी ना आया, जबकि 2 मर्तबा मैसेज करके वो आने की जगह और समय बता चुकी थी। फिर वो चहलकदमी करते हुए इंतजार करने लगी। पौन घंटे से ऊपर बीत चुके। उसने फोन लगाया, फोन कवरेज के बाहर था। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि वो आए ही ना? क्या उसे लौट जाना चाहिए? उसने 10 मिनट की मोहलत उस आदमी को दी। इनमें से शुरू के 7-8 मिनट तत्परता से खड़े होकर और फिर आखिरी पल चहलकदमी करके बिताए। ऐन 10वें मिनट की पूरे होने से कुछ पहले उसने रियायत के पलों का फिर से 10 मिनट के लिए नवीनीकरण कर दिया। अब की उसने बैठने के लिए जगह तलाश ली। गार्ड की कुर्सी रखी थी पास के एटीएम के बाहर। गार्ड पास के पान की दुकान पर खड़ा था। वो जाकर बगैर झिझके गार्ड की कुर्सी पर बैठ गई। जब कोई हटाने आएगा तो देखा जाएगा, इस संकल्प को लिए। अब तक उसे भान हो चुका था कि वो व्यक्ति नहीं आने वाला, क्योंकि अगर वो आ जाता और वो उस कुर्सी पर बैठे रंगे हाथों पकड़ी जाती तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और क्या हो सकती थी। इतनी देर खड़े होकर इंतजार करने के बाद बैठकर राह देखना उसे आसान लगा। इसलिए वक्त की मियाद खत्म होने पर एक और नवीनीकरण की गुंजाइश बनती थी। तीसरी बार 10 मिनटों का चक्र चलाया गया। आधी दूर तक बेड़ा पार हो जाने के बाद उसने गौर किया कि गार्ड आकर उसकी बगल में खड़ा हो गया था। इसलिए उस चक्र के उत्तरार्ध में उसे सुख का त्याग करना पड़ा। वो वापस स्कूटी से टिककर खड़ी हो गई। क्या सोच रहे होंगे आसपास के लोग? इतनी देर तक खड़े होकर, बैठकर, दौड़कर कोई किसी की प्रतीक्षा करता है क्या? उसने फिर से फोन लगाया, पर उस पार से उसी आशय की सूचनाएं दोबारा आईं। सारी गलती उसकी थी। खाली मैसेज भेज देने से ही उसने कैसे मान लिया कि सामने वाले को उसकी बात मंजूर थी? और इस खोखली जमीन पर इतने वक्त की कुर्बानी दे दी उसने। और ये सब आडंबर भी तब, जबकि वो जानती थी कि सामने वाले की मंशा घर खरीदने की कभी थी ही नहीं। वो आदमी उसे उल्लू बना रहा था, ये बात तो उसकी समझ में आती थी।
पर वो खुद अपने आप को क्यों मूर्ख बना रही थी, ये बात उसकी समझ से परे थी। उसने घड़ी देखी। हे भगवान, चौथा चक्कर भी चालू हो चुका था। अपने आप ही रिन्यू हुए जा रहा था अब समय। उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा भी न रही। वो वापस तेज तेज चहलकदमी करने लगी। आज वो आए तो उसे इतनी जली कटी सुना देगी कि आत्मा परमात्मा का सारा दर्शन हवा हो जाएगा उसका। इस संसार में दूसरों के वक्त की किसी को कद्र है भी कि नहीं? वो उम्मीद भी किससे कर रही थी? एक दिन की पहचान वाले व्यक्ति से? उसके मैसेज का जवाब तक देना जिसने जरूरी नहीं समझा। लड़की ने चौंक कर अपने मोबाइल का भेजा हुआ मैसेज चेक किया। डिलीवरी तो हो गई थी दोनों संवादों की। बस बहुत हुआ। जैसे ही अब का 10वां मिनट खत्म होता वो चल देती, ये बात पक्की रही। बीतने लगी समय की सीमा। उसे एक अजीब सी निराशा ने घेर लिया। वो एक टक आने जाने वालों को देखती रही और अचानक मुड़कर चल पड़ी। उस समय 10वें मिनट के पूरे होने में 37 सेकंड बाकी थे। स्कूटी में चाबी डालते वक्त उसे आभास हुआ कि ठीक उसके पीछे से किसी की आवाज आई और वो पूरी ताकत से पीछे पलटी। उसकी संभाल लड़खड़ा गई, पर उस बेसंभारी को संभालने के लिए कोई भी वहां मौजूद नहीं था। भ्रम। उसने सिर को झटक दिया। 2 और ग्राहक निपटाने थे उसे उस रोज। उसका मन उखड़ गया, पर व्यावसायिक रूप से देखें तो किस्मत अच्छी थी आज उसकी। दोनों ही ग्राहकों का काम बन गया। एक को नया मकान खरीदना था, दूसरे को किराए का फ्लैट। इन 2 अभियानों के सफल होने के साथ ही उसका इस महीने का टारगेट अचीव हो गया था, जबकि महीने के खत्म होने में अभी 6 दिन बाकी थे। ये बात मायने रखती थी, पर खुशी की कोई अनुभूति उसके मन में जागी नहीं। बल्कि इस घटना को स्वीकार करना तो दूर, अनुभव तक नहीं कर पाई वो। हर थोड़ी थोड़ी देर पर वो मोबाइल को पलटकर देख लेती थी। आवाज नहीं भी सुनाई दे सकती थी संदेश की। पर्स के भीतर से वाइब्रेटर भी धोखा देता था कभी कभी। दोनों ग्राहकों के बाद वो कुछ घरों को देखने के अभियान पर थी। ऐसे घर जिन्हें बेचने के इच्छुक उन्हें उसकी कंपनी में रजिस्टर करवा देते थे। वो मशीन की तरह काम निपटाती जा रही थी। देखे जाते घरों के अंतर का कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा था। उसने बगैर सोचे उसके नंबर पर एक बार फिर से कॉल कर दिया। इस मर्तबा घंटी बजी, पूरी बजी, पर कोई जवाब ना आया। मारे क्रोध के वो तमतमा उठी। उसने आवेग में भरकर अपना मोबाइल बंद कर दिया, ताकि आदमी अगर वापस कॉल पर बात करना भी चाहे तो कर न पाए। देखा जाए तो तयशुदा वक्त पर न आने की वजह से ऐसा व्यवहार अपने ग्राहक के साथ करने की बात वो सोच भी नहीं सकती थी। पर उस समय लड़की को कुछ भी देख न पाने की तलब महसूस होने लगी। वो अपने एकांत में जाना चाहती थी, जहां बंद आंखों से वो सिरजने का काम कर सके, कल के छोड़े गए बिंदु से आगे का प्रस्थान। पर वो उस वक्त मयसर न था। हताशा से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन घर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचकर ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया, पर वहां कोई भी संदेश या मिस्ड कॉल नहीं थी। निश्चय ही उस आदमी की घर खरीदने की कोई मंशा थी ही नहीं, या कि हे भगवान, पिछले दिन की उसकी आखिरी टिप्पणी उस घर पर। उसने कहा था कि घर बेजान था, तो क्या वाकई घर उसे पसंद ना आया और इतना नाउम्मीद हो गया वो उसकी घर दिखाने की क्षमताओं से कि उसने दूसरी किसी एजेंसी का दामन थाम लिया। ये सब होता तो वो बॉस को खरी खोटी सुना चुका होता और सूद समेत गालियां उस तक पहुंच गई होती। साधारण सी ये बात क्यों नहीं मान ली जा सकती कि किसी काम में फंस गया होगा वो। घर देखना ही उसका एकमात्र एजेंडा थोड़े ना होगा। और रही बात मैसेज या कॉल की, तो व्यस्तताओं में कई बार ऐसा होता है कि चाह कर भी संवाद कर पाने का स्पेस नहीं मिल पाता। ऐसे ख्याल ही अब तक उसे आते थे अमूमन, सबसे व्यवहारिक किस्म के ख्याल, परिस्थिति चाहे जो भी रहे। पर इस मर्तबा अति नाटकीय किस्म के ख्याल उसे लुभा रहे थे। सीधा सपाट सा वो सोचना ही नहीं चाह रही थी। जो भी था वो ज्वार भाटा किस्म के भावों से लबरेज था। एक चेतना उसके मन में ये भी जागी कि निश्चय ही बाद में वो इन सब पलों पर ठहाके लगाएगी खुलकर। पर भविष्य की घटनाओं का ठीक ठीक भान होने के बावजूद भी वो भावनाओं में बह जाने को आतुर थी। और भावनाओं की बुनियाद क्या? बस 2 मुलाकात और 10-20 अटपटे संवादों का आदान प्रदान। ऐसे में क्रोध, अपमान, घृणा, लगाव,
किसी किस्म की भावनाओं का आधार न बनता था। उसका सिर नाचने लगा, पर आंखें बंद करने पर भी तसल्ली न थी। किसी छेनी हथौड़ी को छूने की कुव्वत न थी मन में। उसने एक रात पहले की अधूरी आकृति को भी देखा। शायद वही मन में कुछ ललक जगा पाए, और एक बार रचने के सुख में लीन हो जाने के बाद इस नए भावनात्मक उथल पुथल के पल धूमिल पड़ जाएं। पर उस रात कौशिकी सक्सेना ने दूसरी मूर्तियों को तवज्जो दी। दोहराव की उपज, वे मूर्ति द्वय, उन दोनों को सामने रखकर वो एक टक देखती रही। उस आदमी की कही बातों के परिप्रेक्ष्य में अपलक वो उन चेहरों पर नमी और हंसी का अनुपात नाप ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। 9 की 3 आवृत्तियों से समाप्त होने वाला नंबर, जिससे संवाद स्थापित हो पाने की आस में एक पूरा दिन गुजरने के कगार पर था। उसने फोन उठाया। आपने जो पता और समय भेजा था वही तय रहा कल के लिए। उधर से आवाज आई, ठीक है। पहचान के लिए फिरोजी रंग। दुआ कीजिएगा कि उस पते का ठिकाना एक रोज में बदल न जाए। ठीक। और कि कल सुबह 11 बजाने में घड़ी की सुई ज्यादा वक्त न लगाए। अच्छा, पर मुझे तो अभी मांगी गई दोनों मन्नतों पर शक हो रहा है। इस बार वो मौन रही। कोई सवाल जवाब नहीं। अगर आप एक ही दिन में इतनी बदल सकती हैं, तो इमारत के पते का या घड़ी की सुई की चाल का बदल जाना क्या बड़ी बात है। उस हंसी के समानांतर लड़की की आंखों से ठोड़ी तक एक गीली लकीर खिंच गई। क्या बेहतर न होता कि वो भी अपने आप पर ठहाका लगाती, ऐसा दरका हुआ मन कि एक जरा सी आहट पर चाक चाक हो जाए। आहट भी उस आदमी की जिसका चेहरा तक ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। वो व्यक्ति इतना मतलबी था कि अपने चेहरे की एक जरा झलक तक नहीं आने दे रहा था उसके ख्यालों में। और वो ऐसी ढोल निकली कि अपने विचलन की सारी गठरी खोल बैठी एक फोन कॉल पर। फोन के उस पार से वो क्या अब तक न पा सका होगा उसकी आवाज का रूंधापन और आत्मसमर्पण वाले ऐसे जवाब। सामने वाला मजा लेता जा रहा था और वो उघाड़ती जा रही थी अपने मन को। उसका मन किया कि जाए ही ना वो, लेकिन कंपनी की जिम्मेदारियों के नाते एक बंधन था। हालांकि ये तर्क कितना खोखला था, उसे इस बात का अंदाजा भी था, और वो जानती थी कि मर्जी न हो तो नहीं जाने के रास्ते थे मौजूद। इसी जानने को झुटलाने के लिए उसने एकदम वाहियात तरीके से तैयार किया अपने आप को। कोई बनाव सजाव नहीं, बालों को पीछे की तरफ बांधकर एक पोनी टेल, हरा पीला बंधेज का कुर्ता, मूंग दाल के रंग की लेगिंग्स और कत्थई लाल दुपट्टा। इतने सारे अलग अलग कुल गोत्र के रंग थे, फिर फिरोजी के खानदान की उपस्थिति ही न रहे, इस बात की विशेष सावधानी थी। वो नियत समय से पहले पहुंची थी। फिर से एक रोज पहले वाली वो जगह उसे बड़ी अपनी अपनी सी लगी। उसने एक रोज पहले वाले टेलीफोन बूथ की शेड वाली जगह चुनी अपने लिए। वो आया। उस शाम जाते वक्त कौशिकी सक्सेना उसका ड्राइवर वाला तामझाम देख चुकी थी। आज वो खुद गाड़ी चलाकर आया था। भूरे रंग की कमीज थी। लड़की का मुंह टेढ़ा हो गया। उसके कपड़ों के रंग से उसका क्या लेना देना। वो चुपचाप उतरकर खड़ा हो गया, अपनी गाड़ी से जरा दूर हटकर, अनमयस्क सा एक तरफ देखता। किसी किस्म के जोश, उत्सुकता या तलाश के भाव नहीं थे उस आदमी के चेहरे पर। लड़की ने अपनी एक दिन पहले वाली दशा याद की। बेचैन, इधर उधर ताकती, झुंझलाती हुई छवि। कितना अंतर था दोनों के इंतजार में। सामने वाले की निष्प्रहता देखकर लड़की को फिर से बेचैनी होने लगी, और झुंझलाहट भी उस तक बढ़ गई। वो आदमी ने उसे देखा, भौहें चढ़ाई। बस इतने तक की इजाजत दी कौशिकी सक्सेना ने उसे। इसके बाद वो सरपट चलने लगी आगे आगे। ये फ्लैट 6ठे तल्ले पर था। उसने लिफ्ट की तरफ इशारा करके कहा, आप चलिए 6th फ्लोर पर, मुझे सीढ़ियों से आना पसंद है। मेरी पसंद की चीजें आपको पहले से ही पसंद होती हैं, इसमें नया क्या है। अजीब मुसीबत थी। तीसरे तल्ले पर चढ़कर लड़की ने सोचा, अगर यह आदमी पीछे पीछे न आ रहा होता तो रुककर सुस्ताया जा सकता था। वो एकदम धीमे धीमे चलने लगी। आदमी उसकी बगल से गुजर गया। 6ठी मंजिल पर आकर मुंह बंद किए सांसों को संभालती रही वो कुछ देर। आदमी चुपचाप खड़ा बंद दरवाजों का स्थापत्य परख रहा था। ये घर भी अपार्टमेंट की बुकिंग के वक्त ही खरीदा जा चुका था।
पर यह बनकर अब तैयार हुआ था और फ्लैट का मालिक इसे बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाह रहा था। दरवाजा खुला। घर में कुंवारेपन की खुशबू थी। उसमें प्रवेश करने के बाद कौशिकी सक्सेना की उपस्थिति धूमिल पड़ गई। आदमी अकेला ही घूमता रहा कमरों में। उसने चाहा कि खिड़कियों के पल्ले खोल दे ताकि ग्राहक कमरे में आने वाली धूप और हवा का नाप जोख कर सके, पर उसके कदम जैसे किसी ने रोक लिए थे। वो हॉल में खड़ी रह गई थी और उसके आंख और कान दौड़कर आदमी का कमरों में आना जाना परख रहे थे। अतिशयोक्ति अलंकार में उपचुभा कर तैयार की गई उसकी व्यावसायिक जबान अपना ढब दिखाना चाहती थी, पर दांतों ने ऐसी मजबूत किलेबंदी कर दी थी कि कोई करिश्मा न रचा जा सका। बड़ी अजीब सी स्थिति थी, कश्मकश से भरी हुई। या तो उसे वहीं खड़े रह जाना था या कदम घसीट कर आदमी के पीछे पीछे उपस्थित रहना था। निश्चय ही पहला विकल्प सम्मानजनक था। कुछ देर बाद वो व्यक्ति नुमुदार हुआ कुछ देखने के लिए और उसने चौंक कर कहा, अच्छा, आप हैं यहां। लड़की झेप गई। आइए मैं आपको घर दिखाता हूं। इस घर की छत और जमीन का रंग एक दूसरे के लिए बना है। ये कहते हुए उसने लड़की के कपड़ों पर गहरी नजर डाली। कौशिकी सक्सेना अकबकाकर छत का रंग देखने लगी। बालकनी एक ही थी हॉल में। उस तरफ घर में दीवार की जगह कांच का स्लाइडिंग दरवाजा था और सुरक्षा के लिए लोहे की ग्रिल भी। ग्रिल को सरकाते हुए आदमी ने कहा, प्रकृति के साथ होने के लिए यह जगह बेहतर है। घर के एक कमरे से लगा एक गोलाकार प्रकोष्ठ था जिसके चारों तरफ ऊपर से नीचे तक खिड़कियां थीं, थोड़े थोड़े दीवारों के अंतराल पर। जब अपने को अकेलेपन में कैद कर लेना हो तो यह उम्दा विकल्प है। वाकई वो सब जगह पिंजरे का सा नजारा देती थी। सब कुछ बेहद सुंदर। पर माफ कीजिएगा, मैं खूबसूरती की तलाश में नहीं हूं। चलें? अचंभा नहीं हुआ उसे, क्योंकि खूबसूरती क्या कहें, निश्चय ही वो व्यक्ति घर की तलाश में ही नहीं था। पर अगर ये सही है कि ये खेल था, तो भी वो हार क्यों माने? अच्छा, कैसा घर चाहिए था आपको? ताला बंद करते हुए उसने पूछा। आपके जैसा। चाबी गिर गई लड़की के हाथों से। क्या बकवास है? सच कह रहा हूं, हालांकि शब्द मुझे दूसरे चुनने चाहिए थे, पर लब्बो-लुआब यही है। आप एक आदर्श इमारत जैसी ही तो हैं। कैसे हूं मैं इमारत? आदर्श इमारत? लड़की तमतमा गई। मेरे शब्दों के चयन में मेरी सपाट बयानी का नमूना देखकर भी आप इस सवाल का जवाब सुनना चाहती हैं? ये तो जुर्रत हुई। शब्दों के सौंदर्य शास्त्र को समझने के लिए मैं थोड़ा वक्त चाहूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब देना मुनासिब होगा। थोड़ा रुककर उसने कहा, वैसे सच कहूं तो मुझे पता है कि आपको भी इस सवाल का उत्तर मालूम है। लड़की ने मुंह फेर लिया, पर मुंह का फेर लिया जाना क्या समाधान था? मुंह फेर लेने से सिर्फ सीढ़ियों तक पहुंचा जा सकता था, जहां से वापसी का रास्ता शुरू होता था। वो सीढ़ियां उतरने में हांफने लगी थी। क्या आप आगे भी घर देखना चाहेंगे? पहले ही बता दूं कि वो मेरे जैसा नहीं है। आदमी पहले सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोलता कि लड़की ने दूसरे संवाद को बोल दिया। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट ने लड़की के चेहरे पर मंडराते हुए विचलन के बादल को फूंक कर उड़ा देने के बजाय उसमें थोड़ी हलचल पैदा कर दी। देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करती है किसी चीज की छवि। आपने तो फैसला सुना दिया, पर हो सकता है कि मेरी नजर कुछ और देख ले। लड़की का चेहरा तरल होने लगा। उसे लगा कि वो किसी भंवर के करीब खड़ी है और उसमें प्रवेश कर जाना ही उसकी नियति है। अब देखिए ना, आपके इस दुपट्टे पर लाल बुंदके हैं, आप कहेंगी, पर मैं इसमें फिरोजी अक्स देख पा रहा हूं तो। लड़की ने अपने चेहरे की तरलता को पोंछ डालने के लिए दुपट्टा हाथ में उठाया ही था कि उस आदमी की बात ने मुंह तक उठे मुट्ठी भर मैरून लाल रंग को नीचे गिरा दिया हठात। गिरकर वो फिरोजी आभा में बिखर गए और लड़की के शरीर में मध्यम कंपन होने लगा। तो मैं ही कैसे गलत करार दिए जा सकता हूं? आदमी ने अपना वाक्य पूरा किया। कौशिकी सक्सेना ने कुछ नहीं किया। बगैर उसकी मर्जी उसकी आंखें उठी ऊपर और पलकें जाकर उस आदमी के चेहरे पर छितरा गईं। लड़की की आंखों की कोर नम थी, हमेशा की तरह,
पलकें हर घड़ी नम कोरों के सानिध्य के कारण सिमसिमी सी रहती थीं। उन पलकों के सीलेपन ने आदमी को छू लिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अपलक नहीं, पलकें थीं उनके बीच में, एक अहम किरदार के रूप में। आपकी पलकों का एक कतरा अभी आपके दाहिने गाल पर है। कौशिकी सक्सेना ने दाहिने गाल पर हथेली फेरी। एक पलक चिपक गई उंगलियों से। आदमी ने अपनी मुट्ठी आगे कर फूंकने का अभिनय कर कुछ संकेत दिया। पलकों को फूंक कर उड़ाते वक्त जो मांगा जाए वो पूरा हो जाता है, इस मान्यता का संकेत। लड़की ने वैसा ही किया, यंत्रवत। मुट्ठी पर पलकें रखकर आंखें मूंद कर फूंक मारी गई। आंखें खुली उसकी। पलक अपनी जगह पर कायम थी। कौशिकी सक्सेना के होंठ एक फीकी मुस्कान की जद तक फैले। उसने झेप कर मुट्ठी गिरा ली, पर पलक अब तक चिपकी थी उसी जगह। आपने जरूर कोई बड़ी चीज मांग ली होगी, पलक जिसके बोझ से दबकर उड़ न पाई होगी। लड़की ने तपाक से कहा, हां, मैंने मांगा कि मैं जान सकूं कि आप वाकई घर खरीदना चाह भी रहे हैं या। ओह, मुझे लग गया था कि जरूर कोई बड़ी विश रही होगी। वो हंसा और लड़की भी उसकी हंसी में बह गई। अगले फ्लैट को दिखाते वक्त लड़की ने अपने को एकदम हल्का महसूस किया, तनाव मुक्त। वो आदमी के साथ साथ चलती रही। घर में रंगों का चयन भड़कीला था। कमरे की दीवार, फर्श, हर जगह, घर के हर पहलू पर दोनों की छोटी छोटी टीका टिप्पणी जारी रही। आदमी ने कहा, फ्लैट आपकी तरह तो नहीं, पर इसकी टाइल्स और पेंट पर आपके कपड़ों की छाप जरूर है। ये बोले जाते वक्त लड़की बेडरूम में बनाई गई लकड़ी के सेल्फ पर लगे आईने के सामने थी। उसने उस आईने में अपना हुलिया देखा और बुरी तरह छेंप गई। उसे सुबह की अपनी मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया और कपड़ों का ये चयन सख्त नागवार लगा। मौसमी फूलों के गुलदस्ते से ज्यादा क्या ही लग रही थी वो। तत्काल उसने अपने आप को उस आईने के सामने से हटा लिया। पर आईने के आगे से अपने को हटा लेना कुछ भी बदल नहीं सकता था। नुकसान तो वो कर ही चुकी थी। कैसा नुकसान? उसके अंतर से सवाल उठा और वो कोई मन बहलाने लायक जवाब जुटा नहीं पाई। यहां आएंगी जरा? कौशिकी सक्सेना ने अपने अंतर का सामना करने वाले अध्याय को सरसरी निगाह डालकर पलट दिया और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आदमी ने सामने की खिड़की की तरफ इशारा किया। यह है तो साधारण रुचि का घर, पर इसमें संगीत है। लड़की ने देखा, आदमी की तर्जनी खिड़की के नीचे जिस बिंदु पर जाकर रुक गई थी, उसके समानांतर एक बिंदी चिपकी थी, मटमैली लाल बिंदी। कोई औरत घर की फिनिशिंग को आखिरी टच देने के अभियान में शामिल रही होगी। संभवतः खिड़की पर पॉलिश चढ़ाने का काम किया होगा उसने। डिठौना लड़की के मुंह से निकला। आप इसे इस तरह एकटक देखेंगी तो हो सकता है डिठौना अपना प्रभाव गंवा दे और नजर ही लग जाए। उस मुस्कान के समानांतर वो झट से पीछे मुड़ गई। आप मुड़ने में एकदम वक्त नहीं खर्चती, मानना पड़ेगा। उसे झुंझलाना था, पर बदले में उपजी मुस्कान को जल्दी से समेट लेना चाहा लड़की ने, इससे पहले कि पीछे चलता हुआ आदमी कुछ भी देख पाए। क्या और कोई घर बचा है? लड़की ने लक्ष्य किया कि अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर इस सवाल को पूछते वक्त वो खासा शुष्क था। एक उबे हुए ग्राहक की झलक थी वहां, जो दुकानदार के उसका स्वाद न पहचान पाने की खीज से पैदा होता है। लड़की इस परिवर्तन पर सकपका गई और दुकानदार के संवाद बोलने लगी। हमें थोड़ा वक्त और दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के अनुसार घर जल्द से जल्द तलाश कर सकें। कितना समय और चाहिए आपको? वो कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। बमुश्किल 2 दिन और। याद रखिएगा, मैंने अर्जेंट रिक्वायरमेंट का विकल्प दिया है। जी जरूर। क्या लोकेशन का कोई और विकल्प देना चाहेंगे आप? वो कुछ पल मौन रहा, फिर उसने सिर डुलाकर कहा, नहीं। उसने मुड़ने में शर्तिया लड़की से भी कम वक्त लिया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और गाड़ी चल पड़ी। कोई अभिवादन, कोई शिष्टाचार नहीं। लड़की हतप्रभ सी खड़ी रही। उसने पिछले दिन के आखिरी पलों को याद किया। आज का अंत भी उस दिन की पुनरावृत्ति ही था। आखिरी पलों में उसके पीछे लौटते आदमी के मन में ऐसा कौन सा परिवर्तन आ जाता था कि अंतिम निशान पर कटुता के रंग ही होते थे। अपनी स्कूटी स्टार्ट करते वक्त लड़की का ध्यान बंद मुट्ठी पर गया।
उसकी हथेली के ऊपर की तरफ वो पलक अब भी चिपकी थी। उसने दूसरे हाथ की चुटकी से उसे उठाया ऊपर तक, फिर दोनों उंगलियों से अलगा दिया और वो पलक को किश्तों में आजाद होता देखती रही। क्या दुनिया में परिवर्तन हर जगह एक साथ होता है? घटनाओं ने जो असर उस पर छोड़ा था, क्या उसके छींटे दृश्य के दूसरे पात्रों पर भी गिरे होंगे? क्या एकांत में जिस तरह से वो बातों को धुन रही थी, क्या कोई ताना बाना दूसरे भी इससे बुन पा रहे होंगे? ऐसे सवाल उसे छू रहे थे। ये सवाल कीमती थे उसके लिए। तभी वे छेनी की जद में न आ पाए ये लियाकत रखते हुए वो गढ़ रही थी प्रतिमा। अगले रोज कौशिकी सक्सेना दफ्तर पहुंची ही थी कि अप्रत्याशित रूप से आदमी का फोन आ गया। पिछली शाम का एपिसोड जैसे हुआ ही न हो, वो इस तरह खिला हुआ था उस पार से। लड़की से पूछा गया कि क्या उस रोज भी वो किसी संभावित विकल्प को दिखाने की इच्छा रखती है। कौशिकी सक्सेना के दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ आने जाने लगी। न बोलकर उसने अपने भाव बढ़ा लिए थे। न बोल करके अपना भाव बढ़ा लिया जाए कि झूठ मूठ की हां कहकर मिलने का एक मौका जुगाड़ लिया जाए। सामने वाले ने रातों रात पाला क्यों बदल लिया? हां कहे जाने की स्थिति में घर कौन सा दिखाया जाए? आदि आदि। हाँ है, घर है। मैं आपको मैसेज करने ही वाली थी। तो कर दीजिए। अच्छा हुआ कि मैसेज का विकल्प उसके दिमाग में आ गया, क्योंकि फोन पर पता बताने में हकलाहट हो सकती थी। पर मैसेज से सच झूठ की क्या परख संभव थी भला? उसने एक बेहद औसत विकल्प का लोकेशन भेज दिया। मैसेज टाइप करते वक्त उसके दिमाग में एक चुस्त ख्याल आया। इससे उस आदमी के विषय में ज्यादा कुछ जाना जा सकता था। उसने बिजली की गति से उस विचार को अंजाम दिया। सवालों का एक घेरा बनाया गया, जिसमें ओल झोल जानकारियां जैसे फोन नंबर, ईमेल आईडी, आय, वाहनों की संख्या आदि आदि की किलेबंदी कर दी गई और मध्य में वैवाहिक स्थिति की जानकारी को छिपा कर रखा गया। ये प्रारूप बनाते वक्त लड़की के भीतर एक तीव्र आत्मधिक्कार ने सिर उठाया, पर लड़की ने इस व्यावसायिक तर्क से उस भावना को कुचल दिया कि वो उस क्वेश्चनेयर के जवाबों से ग्राहक की पसंद नापसंद के करीब पहुंचेगी। बल्कि अगर वो सफल रही तो सवालों की इस सेना को वो कंपनी से आधिकारिक मान्यता दिलवाने का भी प्रयास करेगी। तर्क खोखले जरूर थे, पर फर्क विशेष न पड़ा, क्योंकि तब तक उसके तैयार किए गए सवालों का प्रिंट आउट बाहर निकल चुका था। साजो सामान से लैस होकर वो जगह पर पहुंच गई। अभी वो टैक्सी से उतरती कि आदमी का फोन आ गया। उस जगह के कुछ लैंडमार्क लड़की ने फिर से बताए। बहरहाल लड़की को इंतजार के पल जरा भी नहीं खले, कारण कि वो पूरी तरह से संशय और व्यस्तता के साये में थी। आदमी के आते ही सवालों का पर्चा बढ़ा देना था कि बात में उलझाकर बीच में घेर लेना था उसे, या कि चलते वक्त थमा देने थे सवाल। किस्म किस्म की रणनीति अपना पासा फेंकने को आतुर थी। उसके लिए अपने मन की तड़फड़ाहट को काबू कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ उस समय। आदमी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न था। आह, फिरोजी! लड़की की सारी योजना ध्वस्त हो गई। उसके कपड़े वाकई फिरोजी थे। ये गलती उससे कैसे हो गई? कौशिकी सक्सेना ने अपने माथे का पसीना पोंछा और दायां हाथ बढ़ा दिया। पहले ये फॉर्म भरिए। यहां पर? आदमी ने हवा में हाथ हिलाया। क्या इस फ्लैट को देखने के लिए पहले फॉर्म भरना होता है? उसने अतिरिक्त भोलेपन से पूछा। हं, खराब अभिनय, लड़की बुदबुदाई। सधा हुआ वस्त्र विन्यास। वो मुस्कुराया। लड़की चिढ़कर तेज तेज चलती हुई अपार्टमेंट की लिफ्ट में दाखिल हो गई। उसने 10वीं मंजिल का बटन दबाया। क्यों? 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से नहीं चढ़ सकती आप? आदमी ने ऊपर से नीचे तक उस पर आंखें फेरते हुए कहा। 11वीं मंजिल। इस बिल्डिंग की लिफ्ट ऑड नंबर्स पर नहीं रुकती। 10वीं मंजिल से आगे एक फ्लोर चढ़कर जाना होगा सीढ़ियों से। ये खामी है इस फ्लैट की। बात खत्म करने के पहले ही लड़की को अपनी भूल का एहसास हुआ। भयानक भूल। चाबी। निकलिए मिस सक्सेना, आपका इवन नंबर आ गया। चाबी। उसने भय से आंखें छितराकर सामने वाले को देखा। बढ़िया अभिनय, आदमी बुदबुदाया। अभिनय? लड़की की आवाज का स्वर बदल गया, भौहों के वक्र होने की ताल पर अगले ही पल वो शांत पड़ गई। मैं शर्मिंदा हूं। बात ही ऐसी है।
वो लिफ्ट के दरवाजे पर पांव अकड़ाए अदा से खड़ा था। वापस चलें? लड़की ने अपनी झुंझलाहट पर शालीनता का आवरण चढ़ाकर कहा। वक्त कितना बर्बाद हुआ ना मिस सक्सेना, उसने लिफ्ट के भीतर आते हुए कहा। ये घर अच्छा नहीं था भीतर से। आपको पसंद नहीं आता? मेरी पसंद नापसंद, आप सही रास्ते पर हैं। ये फॉर्म भर दीजिए। लिफ्ट के बाहर निकल पाने के लिए भी फॉर्म। अजीब घर है। आदमी मुस्कुराया। लड़की को एहसास हुआ कि गलत जगह पर बात चलाई उसने, पर इस वार को खाली नहीं जाने देना था। लिफ्ट से निकलते ही उसने आदमी को पकड़ा दिया कागज, कलम भी। वो दीवार से कागज को सटाकर लिखने लगा। उसने बेमन से जल्दी जल्दी सवालों को निपटाकर कागज लड़की के हवाले कर दिया। कौशिकी सक्सेना ने सरकती निगाह से देखा। कुछ कॉलम खाली थे। एक वो कॉलम भी जिसे किलेबंदी कर पेश किया गया था। कुछ सवाल बचे रह गए। लड़की ने मन को मजबूत करके कहा, पूछिए, क्या बचा रह गया? लड़की कांप उठी। क्या वो सब कुछ समझ चुका? उसने अनजान बनते हुए कागज बढ़ा दिया। आदमी ने जन्मतिथि लिखी और अविवाहित के आगे सही का निशान लगा दिया। लड़की ढंग से राहत की सांस ले पाती कि आदमी ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, कुछ खाएंगी आप? हाँ। क्या? आदमी ने इस तरह पलकें झपकाई मानो लड़की का उत्तर अप्रत्याशित था उसके लिए। कोई भी चीज, छोले भटूरे, आइसक्रीम। आदमी ने भौहें उचकाई अदा से। चॉकलेट या बिरयानी? वो जोर से हंसा। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि आप कब क्या बोलती हैं। छोले भटूरे और आइसक्रीम एक दूसरे का विकल्प हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आदमी अपनी हंसी संभाल नहीं पा रहा था और क्रोध का सुरूर लड़की पर तारी होने लगा। सोचकर बताइए। आदमी ने अपने को संयत किया। उसने अगले पल कहा, ओह, गलती मेरी है। पहले चलकर बैठिए कहीं, फिर बताइएगा सोचकर। बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी। बनावटी ढंग से एक जगह पर बैठना और फिर किचकिच माहौल में खाने के विकल्प के बारे में सोचना। चॉकलेट और बिरयानी। कितना मजाक बनाया था उस आदमी ने उसका। पर वास्तविकता ये थी कि वो इस हास्यास्पद दृश्य का पात्र बनने जा रही थी, और वो भी आदमी की गाड़ी में बैठकर। ड्राइवर था इस मर्तबा और वो दोनों पीछे बैठे थे। वो ड्यूटी पर थी, आई थी आदमी को घर दिखाने, और चाबी छूट गई। फिर एक बेस्वाद बकझक के बाद वो आदमी की ही गाड़ी में बैठकर क्या खाना चाहिए ये सोचने के लिए बैठने की जगह तलाश करने जा रही थी। कुछ भी तर्कसंगत नहीं था, पर हुआ जा रहा था सब कुछ सहजता से। एक बार जरा वो कागज तो दिखाइए। क्यों? लड़की को करंट लगा। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? चेक करूं, कहीं कोई डिटेल मैंने गलत तो नहीं डाल दी, उसने शरारत से कहा। लड़की ने मुंह फेर ली। पर यह डिटेल तो पहले भरवा देनी चाहिए थी। अब कैसे याद आया आपको? भूल गई थी। लड़की ने खींचते हुए बात को घसीटा। मिस सक्सेना, आप शायद। मेरे नाम के आगे आप बार बार मिस क्यों लगाते हैं? लड़की ने उसकी बात को काटते हुए चुनौती दी। आप इतनी नाराज किस पर रहती हैं हर वक्त? लड़की इस सवाल से चौंक गई, पर दम था उसकी बात में। वाकई नाराजगी शाश्वत थी उसकी। पर किस पर? ओह, अब मैं समझा आपके ऐतराज के माने। आप हैरान हो गईं कि आपके नाम के आगे मिस लगाने का कॉन्फिडेंस पाने के लिए मुझे कोई क्वेश्चनेयर भरवाने की जरूरत नहीं पड़ी। आदमी की हंसी ने पल भर पहले की लड़की के आत्ममंथन की ताल बिगाड़ दी। तो वो सब कुछ जान चुका था। शर्मनाक था ये सब कुछ। सॉरी, आई वॉज जस्ट जोकिंग। राहत की तरह आया ये संवाद। दूसरी राहत की बात यह थी कि लड़की को उसके साथ इस तरह पास पास बैठ पाने की आजादी मिलने वाली थी, क्योंकि आदमी ने गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी से उतरते वक्त लड़की ने अपने आप को टटोला। संभवतः वो बिल्कुल भी भूखी नहीं थी। फिर भी वो आदमी के पीछे पीछे गई। बैठते हुए आदमी ने कहा, आपने कितनी देर से कुछ भी नहीं कहा। लड़की उस वक्त अपने आप को सफाई देने में व्यस्त थी कि वो आखिर इस आदमी के पीछे कर क्या रही थी वहां। बताइए, इनमें से आपको कौन सा नैपकिन पसंद है? किसे रखेंगी आप अपने हिस्से में? लड़की फिर मौन रही, टेबल के नैपकिन को देखती रही। क्या आप कंफर्टेबल नहीं हैं यहाँ? क्या हमें कहीं और चलना चाहिए यहाँ से? आदमी वाकई परेशान हो गया। लड़की ने मेज पर नैपकिन की जगह बदल दी आपस में। आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ होता है आपका, क्या वैसा हमेशा करती हैं? लड़की ने चम्मच पटक दिया जोर से मेज पर। आदमी ने चम्मच को उठाकर वापस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने दोनों हाथों से उस चम्मच को थाम लिया। आदमी ने चम्मच का एक सिरा थामे रखा। चलिए ये तय रहा, जितनी देर हम यहाँ रहेंगे, ये चम्मच हमारे बीच सेतु बनकर रहेगी। हम इस सूत्र को पकड़ कर रहेंगे। कितने चतुर हैं आप। आपका एक हाथ रहेगा यहाँ और मेरे दोनों हाथ व्यस्त रहेंगे। मैं खाऊंगी कैसे? इस समस्या के निदान के कई रास्ते हैं, पर उनकी तरफ ध्यान दिलाने की बजाय मैं एक समानता को चुनूंगा। आप अपना एक हाथ हटा लीजिए। लड़की ने आदमी की देखा देखी अपने दाहिने हाथ को आजाद कर दिया। जिसने चम्मच गिरा दिया उसका क्या होगा? लड़की ने पूछा। चम्मच जो गिरा दे वो हार जाए, ऐसा खेल नहीं है ये एक सामूहिक प्रयास है। जो कमजोर पड़ जाए उसकी मदद करनी है दूसरे को, और मिलकर इस पुल को थामे रखना है। बैरा आया और लड़की ने अपने लिए स्वीट लाइम सोडा मंगवाया। बैरे ने आदमी की तरफ देखा। उसने स्वीकृति में पलकें झपकाई। आपको नेल पॉलिश लगाना पसंद नहीं? लड़की को लगा कि चम्मच का सिरा उसकी उंगलियों से छूट जाएगा। उसकी नजरें अपने नाखूनों पर गईं। हे प्रभु, कैसा भद्दा लग रहा था उसका हाथ। नाखून जैसे तैसे कटे हुए, न नाखूनों पर रंग, न कोई अंगूठी, कलाई भी सूनी। हाथ तो उसका जाना पहचाना रोज जैसा ही था, पर उसकी आकर्षणताहीन। लड़की को लगा चम्मच का सिरा उसकी उंगलियों से छूट जाएगा। उसकी नजरें अपने नाखूनों पर गईं। हे प्रभु, कैसा भद्दा लग रहा था उसका हाथ। नाखून जैसे तैसे कटे हुए, न नाखूनों पर रंग, न कोई अंगूठी, कलाई भी सूनी। हाथ तो उसका जाना पहचाना रोज जैसा ही था, पर उसकी आकर्षणहीनता अभी उभर कर लड़की के सामने आई थी। वो मन ही मन खुश हुई कि उसका दाहिना हाथ हटा लिया था, वरना उस हाथ की उंगलियों पर तो छेनी चलाने की वजह से निशान भी पड़ गए थे कहीं कहीं। ये है आपकी खेल भावना। सामने वाले का ध्यान भंग करना टीम एफर्ट है। मैंने तो बस एक सवाल पूछा था, वो भी इस जिज्ञासा से भरकर कि क्या मेरी तरह आपको भी बेवजह की लिपाई पुताई नापसंद तो नहीं? उनकी ड्रिंक आ गई। लड़की ने पिछली बात से ध्यान हटाने के लिए ग्लास को अपने पास खींचकर स्ट्रॉ की मदद से घूंट भरा। इस क्रम में उसकी बाईं कनपटी से बालों की एक लट निकलकर सामने झूल गई ठोड़ी के समानांतर। उसके बाएं हाथ ने तत्परता दिखाई और वो आने लगा लटों पर लगाम कसने। चम्मच लगभग छूट ही गया था। आदमी ने अपनी उंगलियों को आगे तक बढ़ाकर चम्मच का पूरा भार थाम लिया। लड़की की उंगली का आखिरी सिरा अलगता चम्मच से कि उसे अपने कर्तव्य का भान हुआ और उसने वापस पकड़ लिया चम्मच को। आदमी लड़की की ठोड़ी तक झूलती लट को देखता रहा। 2 पल की यथास्थिति के बाद लड़की ने दाहिने हाथ से कनपटी की सरहद के पार पहुंचा दिया नन्हे घुसपैठियों को। हड़बड़ाकर उसने कहा, मुझे लौटना होगा अभी, मैंने देर कर दी बहुत। लड़की को अपनी ही कई बात से नाराजगी हुई और उसने तत्काल स्ट्रॉ से ड्रिंक खींचे जाने की रफ्तार धीमी कर दी। हम कितने बेवकूफ दिख रहे होंगे ना? ये भी हो सकता है कि इससे ज्यादा युक्ति संगत कोई और पल न रहा होगा इस रेस्तरां में पहले इससे। महसूस कीजिए कि कितना तादात्म्य स्थापित हो गया है इस पुल के माध्यम से हमारे बीच। लड़की ने महसूस किया कि वाकई शुरू के लम्हों का तनाव हाथ का, कंधे का निकल गया था और उसकी जगह सहजता ने ले ली थी। आदमी ने तेजी से अपना ड्रिंक खत्म कर लिया। मैं तैयार हूं, इंतजार में कि आप अपना ग्लास खत्म कीजिए और अपने जरूरी काम पर जाएं। ये क्या शिष्टता थी? कैसा रूखापन था अचानक? लड़की ने अपना ग्लास सरका दिया परे। आदमी ने इशारा कर बेरे को बुलाया। बिल आया। एक हाथ से आदमी ने पैसे अदा किए। बेरे के पैसे लेकर जा चुकने के बाद आदमी ने कहा, आपका धन्यवाद इस टीम वर्क की गरिमा को बनाए रखने के लिए। उसका चेहरा सख्त था। उसने दाहिने हाथ से चम्मच को पकड़ा और टेबल पर रख दिया। लड़की के बाएं हाथ से चम्मच का सिरा छूट चुका था, पर हाथ उसका उठा रह गया उसी जगह। वो स्तब्ध थी। चलिए, वे उठ गए। उस रोज के बाद से उस आदमी ने कोई खोज खबर न ली, हालांकि ग्राहकों से अपेक्षित भी नहीं था कि वे खबर लें।
अब ऐसा हो रहा था कि जो भी घर शॉर्टलिस्ट हो पाता उस इलाके का, उसे खुद कौशिकी सक्सेना ही छांट दिया कर रही थी। अगर उस रोज की रुखसती किसी अच्छे बिंदु पर हुई होती, तो इन घरों को उस आदमी की नजरों से देख पाने का अवसर नहीं चूकती वो। पर आखिरी संवादों की औपचारिकता इतनी मर्म भेदी थी कि वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचती कि अब उसे ऐसा घर ही दिखाना था जिसमें की कमी निकाल पाना असंभव होता उस आदमी के लिए। घटना के बाद तीसरा दिन था। वो एक दूसरे खरीदार के लिए सारी जानकारी इकट्ठी करके अभियान पर निकलने ही वाली थी कि बॉस का फरमान आया कि वो बूढ़ा आदमी जर्मनी से वापस आ चुका था और कौशिकी सक्सेना को अपने तमाम अपॉइंटमेंट्स अपने सहयोगी को सुपुर्द कर उस बूढ़े से मिलने जाना था। इतनी जल्दी गुजर गए 7 दिन। कौशिकी सक्सेना ने अपने को विचित्र से भंवर में फंसा महसूस किया। बाहर बारिश हो रही थी। फोन ऑपरेटर ने एक पर्ची उसे थमा दी। उस पर उस जगह का पता दर्ज था जहां बूढ़े से उसकी मुलाकात होने वाली थी। वो बेवक्त के लिए बरसाती रखती थी अपने पास हमेशा। अब या तो ये होता कि बरसाती की जिल्द चढ़ाकर उसे स्कूटी से उस जगह तक का सफर तय करना होता, या फिर टैक्सी ली जा सकती थी। जिल्द वाला ख्याल बेहतर था, क्योंकि वो किफायती था और व्यवहारिक भी, इस लिहाज से कि बूढ़े से मुलाकात का प्रसंग निपटाकर उधर से ही घर निकला जा सके। कैफे तक पहुंचते पहुंचते उसके आगे के बाल गीले हो चुके थे। लड़की ने बरसाती उतार कर अपने को आजाद किया और तलहथी से गीलेपन को सोख कर बालों की कमी को ढकने का प्रयास किया। नतीजतन आगे की लटें घुंघरुओं की शक्ल में चिपक गईं मांग की दोनों तरफ। पार्किंग से कैफे के गेट तक तेज तेज चलकर बूंदों से खुद को बचाती हुई वो भीतर दाखिल हुई। अंदर रोशनी मध्यम थी और मौसम बेहद सर्द। कॉफी की तीखी खुशबू थी। उसके हाथों पर बारिश की बूंदों ने कलाकारी नहीं की थी, पर लड़की ने अपने हाथों को दुपट्टे से ऐसे रगड़कर पोंछा मानो नमी के नामो निशान को वो मिटा देना चाहती हो। इतनी अदाकारी निभा ली गई, पर बूढ़ा उसे नहीं दिखा कहीं भी। उसने कलाई की तरफ देखा। क्या वो वक्त से पहले थी? एक बेरा उसके पास आकर कुछ फुसफुसाया अदब से। कौशिकी सक्सेना उसकी कही बातों का एक शब्द भी नहीं सुन पाई, पर वो समझ गई कि वक्त उससे पहले है। उसने देखा कि बूढ़ा दूर कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसे अपने आप पर हंसी आ गई। वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या करने आई थी यहाँ। निश्चय ही जो भी होने वाला था यहाँ, उसका उसके प्रोफेशन से दूर दूर तक कोई संबंध न होता। ऊपर वाला उसे अनजान सी स्थिति में धकेल कर मजे ले रहा था। खतरनाक बात यह थी कि इस अप्रत्याशित स्थिति में उसकी खुद भी दिलचस्पी जाग गई थी। बूढ़े की मेज तक पहुंचकर बगैर किसी संकेत, आग्रह या आदेश की प्रतीक्षा किए वो धप्प से बैठ गई। बैठने के अगले ही पल उसने संतुलन खोया और 3 छींकें क्रमवार उपस्थित हो गईं। उसने माफी मांगने के लिहाज से माथा उठाया। बूढ़े की तरफ तो मांग से एक मोटी बूंद टपक गई ललाट के बीचों बीच। ये सब इतना प्रभावशाली था कि बूढ़े ने तुरंत कहा, कॉफी पिएंगी? वो हां में सिर हिला चुकी थी। हे भगवान, ये सब कितना शर्मनाक था। उसने फिर से छींक दिया। आपकी उम्र कितनी है? 27। पर मैं दिखती नहीं हूं उतने की। कितना मजेदार था कुछ भी बोल जाना। उसने अपने आप को शाबाशी दी। अब वो इस खेल को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। भय और अनजाने हालातों पर विजय पाने का सटीक नुस्खा था बदले में दिए गए असंभावित और बेबाक जवाब। आपको ठंड लग रही है लगता है। कांप रही हैं आप तो। हाँ, बढ़वा दीजिए टेम्परेचर। बूढ़े ने बैरे को बुलाकर कुछ आदेश दिए। कौशिकी सक्सेना जमकर बैठ गई। मैं जर्मनी से आपके लिए कुछ लाया हूं। ये अप्रत्याशित था, पर इसका भी कोई अच्छा तोड़ प्रस्तुत करना था। देखिए, मुझे तो आज तक किसी का दिया तोहफा पसंद नहीं आया। बूढ़ा मुस्कुराया। लेकिन आप आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। ऐसा है तो फिर मैं देने के लिए किसी बेहतर मौके का इंतजार करूंगा। वो गंभीर हो गया। इंतजार खतरनाक चीज है। तब तो और भी, जब ज्यादा वक्त न हो। ये तो हद पार करने जैसी बात थी सरासर। बूढ़े की उम्र पर इतनी तीखी बात कहना तमीज की सरहद के बाहर की चीज थी। लड़की ने अपनी जांघ पर नाखून धंसा लिया।
बूढ़ा हंसा, बोला, लंबे इंतजार में अपनी एक कशिश है, पर इस आकर्षण में एक लंबे वक्त तक मैं जी चुका हूं। अब छोटे छोटे इंतजारों की ही ख्वाहिश है। लड़की को अपने कमीनेपन पर दहाड़ मार कर रो देने का मन हुआ। उसने बगैर बूढ़े की प्रतीक्षा किए तुरंत कॉफी को मुंह से लगा लिया। पहली बूंद से उसे लगा कि इस स्वाद से उसकी जिह्वा अब तक अनजान थी। खूब गर्म चीज, जिसकी भाप ही जीभ को जला देने के लिए पर्याप्त थी। कौशिकी सक्सेना ने ताबड़तोड़ 4-5 घूंट लिए। स्वाद की समस्त कोशिकाओं के लिए ये मरहूम सा पैगाम था। देखता हूं कि आप इंतजार के सुख से महरूम हैं। इसे इंतजार की बदकिस्मती भी मान सकते हैं, कौशिकी ने कहा। कॉफी की गंध ने लड़की पर गहराई से असर कर दिया। उसके शरीर के रोए अकस्मात गर्मी पाकर सिहरने लगे। उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की, टेबल पर रखा चम्मच उठा लिया, और उसकी ये हरकत उसे 2 लोगों के बीच बने पुल की स्मृति तक खींच कर ले गई। कल मैं आपको अपना घर दिखाना चाहूंगा। उसने व्यवसाय से संबंधित पहली बात की थी उस शाम, पर कौशिकी सक्सेना ने इस बात में कोई रुचि नहीं ली और पुल के इस छोर से उस छोर तक अंगूठे के नाखून को चलाती रही। और कॉफी लेंगी? हाँ। उसने अपना खाली मग आगे सरका दिया। आप कुछ कहना चाह रही हैं ऐसा लगता है। बूढ़ा उसके हाथ की बेसब्र हरकत की ओर इशारा करके बोला। आप मेरी शिकायत कंपनी से क्यों नहीं कर देते? किस बात की शिकायत? मेरी अशिष्टता की? ओह, मेरा ध्यान तो आपकी विशिष्टता पर था। कॉफी आ गई दोबारा। यकीनन ये बहुत महंगी होगी। है, पर इसमें नशा नहीं है। कॉफी का भाप उसके ललाट से टकरा रहा था, और वजह यही शायद कि लड़की के माथे पर बूंदें चमकने लगीं। आप कितने वर्षों से इस जगह काम कर रही हैं? मुझे सच में याद नहीं। क्या? हाँ, कि मैं क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। यकीनन इस कॉफी में नशा नहीं है, दोष प्याले का भी नहीं है, पर तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। 9 की 3 आवृत्तियों से समाप्त होने वाला नंबर। कॉफी की भाप अब की सीधी लड़की की आंखों तक पहुंच गई और बूंद भर पानी वहां छलक आया। लड़की ने झपट कर फोन उठाया। कहां थे आप? उधर से कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया। मैं हूं मिस सक्सेना। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं कि मैं जान न पाऊं। आप कहां गायब हो जाते हैं इतना? मैं परेशान हो गई थी। मेरे मन में कैसे कैसे विचार आ रहे थे मालूम है आपको? नहीं तो। हाँ, ये बात सही नहीं। कोई विचार नहीं आए मेरे मन में, पर आपकी आखिरी बातों का क्या मतलब था ये तो जरूर सोचती रही मैं। बार बार सोचा मैंने। वो बुदबुदाई, पर इस तरह की बात उस पार तक पहुंची। मुझे उम्मीद है कि आपने मुझे पहचान लिया है। चलिए, अच्छा लगा कि आपको कोई उम्मीद तो है, वरना उस रोज तो सारी उम्मीद गंवा चुके थे आप। कल मिलते हैं? ये मैं तय करूंगी। कुछ रुक कर फिर लड़की ने कहा, ठीक है, कल। लड़की ने फोन टेबल पर रख दिया। अब तीसरे दफे में नहीं पी सकती कॉफी। उसने मग सरका दिया। क्या आप वही बातें कहना चाहती थी जो आपने अभी फोन पर कही, या आपकी बातचीत को मेरी उपस्थिति ने प्रभावित किया? क्या मैं इतनी पारदर्शी हूं? आप में बनावट कम है और मिलावट भी। ये दोष है। आप हमेशा कुछ छिपाती क्यों हैं? क्या ये दिखता है? छिपाना दिखता है, पर क्या छिपाया जा रहा है ये नहीं दिखता। बहरा बिल रख गया। लड़की ने आदमी के हाथ बढ़ाने से पहले ही उसे खोल लिया और पढ़ा। इतनी महंगी कॉफी मैंने आज तक नहीं पी। शायद इस तल्लीनता से इस कॉफी को आज तक किसी ने न पिया होगा। क्या ये तारीफ है? आपको दोष लगा? लड़की ने सिर झुका लिया। आपको क्या लगता है हमारी ये मुलाकात बेकार थी? यकीनन नहीं। उठकर खड़ी होती लड़की दोबारा बैठ गई। बूढ़े ने भी उसका साथ दिया। शायद आपको बुरा लगे, पर मैंने एक बड़ी चीज पाली है। जो बातें मैंने फोन पर की वे शायद मैं कभी नहीं कह पाती। मेरे लिए ये मुलाकात एक लंबी मानसिक यंत्रणा से आजाद हो पाने का एहसास है। ये बात और है कि मेरी जीभ गर्म चीज हलक में उतार कर इस कदर झुलस चुकी है कि अगले 2 दिनों तक किसी भी स्वाद को पा सकना संभव न हो। सलीका नहीं है, न ढब, कि पी सकूं लियाकत से।
मुझे भी ऐसा ही लगा कि इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। लड़की ने सवाल में पलकें उठाई। जिस घर को आपके माध्यम से मैं बेचने वाला हूं, उस घर को बनाने में सबसे लंबी उम्र मेरे सपनों की लगी, फिर अनुभव की, फिर उसके बाद बारी आती है बनने में लगे वक्त की। 3 साल और जमा किए गए पैसे। पर अब, जबकि उस घर को बेच देना ही एकमात्र विकल्प बचा था, उसे जस का तस उस रूप में नहीं बेचा गया मुझसे। मैंने पैसा बहाकर उसकी वास्तविक शक्ल को धो डालने की पूरी चेष्टा की। बहुत सफल भी रहा इसमें, और रिनोवेट होकर घर का हुलिया बदल गया। अब खुद मैं भी किसी झलक के मिल जाने की बिना पर यह कह पाता हूं कि यकीन से ये वही घर है। उसी तरह मुझे यकीन होने लगा है कि आप भी किसी चीज को छिपाए चल रही हैं, जिसे आप कभी गंवाना नहीं चाहती। हे भगवान, ये 2 दिनों के भीतर दूसरा मौका है जब किसी इमारत से उसकी तुलना की गई थी। क्या मैं इमारत जैसी दिखती हूं? दिखती शायद नहीं। लड़की ने चैन की सांसें ली। पर वैसी हो सकती हैं संभवतः। लड़की को अकस्मात हंसी आ गई। चलिए, उसने कहा। वो निकल पड़े। दरवाजे तक आकर बूढ़ा ठिठक गया। आप जाएंगी कैसे? बाहर बारिश तेज हो गई थी। लड़की को उस पहले दिन की स्मृति हो आई जब बूढ़ा उससे साथ चलने का आग्रह किए बगैर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। आप निकलिए, उसने मुस्कुराकर कहा। और आप? बरसाती की ओट में अपने पर एक और परत चढ़ाकर लौट जाऊंगी। लड़की के हाथ जुड़े और वो निकल गई। जगह और वक्त लड़की ने तय किया था। दोनों विकल्प खुले थे। या तो पहले पहुंचकर इंतजार किया जाए ताकि शुरुआत से उसका आ पाना देखा जा सके। पिछले अनुभव के आधार पर इसमें जोखिम ये निकलता था कि अगर उसने आने में देरी की या वो आया ही नहीं, तो लंबे खिंचते इंतजार के साथ उसका दिमाग उबाल खाने लगता। दूसरा विकल्प ये कि प्रतीक्षा को सामने वाले के खाने में डाल दिया जाए। पर यहां बखेड़ा ये था कि सामने वाले का इंतजार करने का अकाव्यात्मक ढंग का नजारा वो ले चुकी थी। देखा जाए तो उसका ही अपमान था जिसका रास्ता देखा जा रहा हो। इस लिहाज से पहला विकल्प श्रेयस्कर था। उसने वक्त से पहले पहुंच जाने को चुन लिया। वो पहुंची और गाड़ी को पार्क कर जैसे ही उसने जगह का मुआयना करना शुरू किया, उसकी सांसें थम गई। आदमी ठीक उसकी तरफ ही देख रहा था। लड़की ने पहली बार स्वीकार किया कि अपने आप की उपस्थिति में संभवतः वो व्यक्ति आकर्षक भी था। उसने आंखें मूंद लीं। उसके बाद अगली प्रतिक्रिया में वो अपने माथे को नीचे झुकाकर 2 पल का विराम ले सकती थी, अप्रत्याशित से इन पलों पर काबू पाने की कोशिश में। पर धुन में वो उस आदमी तक चली गई और उसने कहा, मैंने आपके लिए घर तलाश कर लिया है। आदमी ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। आप उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। आदमी ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। लड़की ने सकपकाकर चारों तरफ देखा और भौहें उचकाकर क्या कहना चाह रहा था वो, इस बात की तफ्तीश की। आदमी ने अदब से दाहिना हाथ बाहर किया और चलना शुरू किया। ये उसके लिए साथ आगे बढ़ते जाने का इशारा था। लड़की ने जिसे तत्काल के लिए मान लिया। काफी दूर तक दोनों एक साथ चलते रहे। आजिज आकर लड़की ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? आदमी हंसा। कमाल है, इतनी देर से आप यही सोच रही थी। ऐसा नहीं है, लेकिन बात सोचने की है भी। मुझे नहीं लगता कि हर सफर के पास मंजिल का पता हो ही। लड़की चुप रही। मैं जानता हूं कि आप ये सब नहीं सोच रही थी। पूछे जाने के ठीक पहले ये सवाल आपके मन में आया और आपने पूछ लिया। आप तो मेरे मन की सारी बातें जानते हैं। उसने मुंह टेढ़ा करके कहा, हाँ, उनमें से 90% बातें सच निकलती हैं। इसमें आपकी कोई योग्यता नहीं। मेरा मन है जो आपसे जा मिला है। बात पूरी होने के पल से ही लड़की को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बगैर सोचे समझे बोल गई आप। आदमी ने तुरंत जोड़ा और बात का रुख पलट दिया। उस रोज आपने क्यों छुपाया कि वो आपकी बनाई मूर्तियां थीं? लड़की ने सवाल पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो एक कदम पीछे ठिठका था। शर्मिंदगी के मोड़ से उबार लाया था वो उसे। क्यों? क्या इसलिए
कि वाकई उसके मन की आदमी से सांठगांठ थी और वो आदमी ये भाप गया था कि लड़की अपनी झेप का बदला अपने मन से ही लेती, यकीनन। बोलिए, आदमी ने उसे उकसाया। अवश्य ही वो उसके उत्तर की प्रतीक्षा में था। हे भगवान, पर सवाल भी तो जटिल था। वो सोच रहा होगा कि इतनी देर से वो उसका जवाब तैयार कर रही थी, पर दरअसल सवाल पर तो उसका ध्यान अभी गया था। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, न वाकये के पहले न बाद में। ठीक है, अभी सोच सकती हैं। मैं समझ गई थी कि आप बेवजह कोई खोट निकालेंगे, इस वजह से कहा होगा। और अब आप जब जान ही गए हैं कि मैंने उसे बनाया, तो उन्हें इतनी नौटंकी पसारने की क्या जरूरत थी? पर जिस बिंदु पर आप समझ गईं कि कोई नुक्स नहीं निकाल रहा मैं, तब तो आप भूल सुधार कर सकती थी। अगर मुझे ये लग जाता कि मेरे सही बता देने से कोई फर्क पड़ जाता, तो मैं जरूर बता देती। क्या आप वाकई ऐसा मानती हैं कि किसी बात के सही या गलत होने से जब कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को, तब वैसा बोलना जायज है? वो अचानक संजीदा हो गया, बल्कि वो खड़ा हो गया था, ठहर कर। लिहाजा लड़की को भी बराबर में खड़ा होकर उसकी तरफ देखना पड़ा। ये सब क्या था? अचानक से रंग का बदल जाना। क्या जवाब देना चाहिए था उसे? अभी लड़की मुंह खोलती ही थी कि सामने वाले ने कहा, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। लड़की के होठ खुले रह गए। ये क्या बात थी? ऐसा क्या सवाल था कि सोचने समझने पर जोर था? हाँ, आपकी ये बात मैं याद रखूंगा। वो एक पल रुका, फिर उसने कहा, पर इससे ज्यादा जरूरी है कि आप इसे याद रखें। उसके चेहरे से संजीदगी मिट गई और एक हल्की रेखा मुस्कुराहट की छा गई वहां। उन दोनों मूर्तियों में से पहले आपने कौन सी बनाई थी, ये बताया नहीं आपने। हर बार आप ही सवाल करेंगे क्या? ठीक है, कीजिए आप सवाल। कल क्यों फोन किया था आपने, ये पूछना तो मैं भूल ही गई। मैं भी वजह भूल गया कल फोन पर आपकी बातें सुनने के बाद। लड़की को लज्जा आई। एक शाम पहले की फोन पर कही अपनी बेतकल्लुफ बातों को याद कर नहीं, बल्कि कोंच कर वो सब याद कराए जाने से। बस एक ही सवाल, हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसका रास्ता छेंक कर खड़ी हो गई, इस तरह कि उसने खुद ही अपनी आंखों को आदमी की आंखों के नीचे कर दिया। आदमी ने सामने वाली आंखों में घुटनों तक दाखिल होकर कहा, अपना रास्ता पता है मुझे, आपको अपने रास्ते का चुनाव करना है। लड़की के दोनों कानों की कोरें जोर जोर से धड़कने लगीं। आपको कोई सुबह दिखता है क्या? उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के कोर डबडबाने लगे थे। वजह चाहे जो भी हो, आदमी से नजरें मिलाए रहते चले जाने के लिए तरेर कर रखी गई पलकें या भीतर से उमड़ता कोई आवेग, आंसू को निगल लेने के प्रयास में वो मुस्कुराई। नहीं, जो जवाब मुझे देना चाह रही थी आप, उसके संदेश मैंने पकड़ लिए। वो मूर्तियां इन्हीं पलों को कैद करने की कोशिश थी जो अभी मैंने यहां देखा। लड़की के लिए ये सब एक सपने जैसा था। उसने अपने चेहरे को थामे जाते हुए देखा। उन मूर्तियों के बनाए जाने का क्रम मैं समझ गया। लड़की की आंखों की जद से आजाद होकर आंसू पसर गया। वो भयानक निराशा से भरकर बोली, और कुछ नहीं दिखता क्या आपको? चलें वापस? आदमी ने कुछ रुक कर कहा। लड़की ने हां में सिर डुला दिया। रास्ते भर लड़की खामोश रही और पूरे सफर आदमी मौन। आदमी धीरे धीरे चल रहा था और लड़की मन ही मन कभी पीछे की ओर चल देती कुछ कदम, ताकि सफर की डोर खिंचती रहे देर तक। दूरी लगभग तय होने को थी कि लड़की ने कहा, चलिए कुछ खेलते हैं। आदमी ने इतनी कृतज्ञता से भरकर उसे देखा, मानो ये कहकर या कि कुछ भी कहकर लड़की ने एहसान किया उस पर। जैसे जैसे कि आप मेरे जन्म की तारीख पूछिए। इसके लिए आपको 2 क्लू दिए जाएंगे जो कि पहेलियों में हो। एक सवाल आप भी कर सकते हैं। सामने वाले का मनोरंजन हुआ था। खिलखिलाहट गूंज गई। मुझे ये सब नहीं आता। आपने हार मान ली? हाँ, मान ली। तो फिर पूछा क्यों था आपने जैसे? पूछा तो था क्योंकि आपने खेल की बात की थी। और अब हार इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जब आपकी साधारण बातें ही पहेलियां होती हैं, तो पहेली कैसी होगी? जाहिर है वो मजे ले रहा था। उसे खिजाकर लड़की ने पैंतरा बदलकर नरमी से कहा, खेलिए ना। आदमी ने उसे एक पल स्थिर होकर देखा और कहा, पूछिए। लड़की कुछ देर सोचती रही,
फिर उसने कहा, 10 गुने 3 में शामिल है पहला क्लू। आदमी चुप रहा। मौन के लंबा खिंच जाने पर लड़की ने कहा, समझ गए हो तो आगे कहूं क्या? समझा तो नहीं, पर आप कहिए। मैं थोड़ा वक्त और दे सकती हूं। वो उस जगह पहुंच गए थे जहां से कि आगे की यात्रा आरंभ की गई थी। दोनों बगैर कुछ कहे या कुछ सोचे मुड़ गए, उस जगह से दोहराव की यात्रा पर। ये सब इतना सहज था मानो पूर्व निर्धारित हो उनका इस तरह बार बार चलना उस रास्ते पर। आपको समझने में जितनी मुश्किल हो रही है, क्लू चुनना उससे ज्यादा मुश्किल काम था। लड़की ने ताना मारा। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। लड़की की आंखें फैल गईं। तो आदमी ने सुलझा लिया था, 10 गुने 3 यानी 30 दिन वाले महीने को। लड़की ने जोश में कहा, दूसरा क्लू, हैट्रिक। आदमी ने आंखें सिकोड़ी और वो चुपचाप चलते रहा। फिर उसने कहा, ये पहेली सुलझाने से पहले एक सवाल आपसे, बेटर हाफ के बारे में। उसके चेहरे पर एक शाश्वत मुस्कान फैल गई। कौन सा हिस्सा महीने का? लड़की के चेहरे पर एक लाल रेखा खिंच गई। उसने धीरे से कहा, सेकंड हाफ। आदमी कुछ पल मौन रहा, फिर बुदबुदाया, 24 सितंबर। लड़की के चेहरे की रंगत एक क्षण में बदल गई। आपने मेरा प्रोफाइल चेक किया है? ये धोखा है। पहेली बूझने का नाटक क्यों किया आपने? साफ साफ बता देते। आपने भी तो साफ साफ नहीं बताया। उसकी आवाज धीमी ही थी। क्या नहीं बताया मैंने? कि पहेली ना बूझ पाना खेल की आखिरी शर्त थी। पर आप कैसे बूझ सकते हैं? माना कि मैंने आसान क्लू दिए। उसने पैतरा बदला एक बार फिर। 3 आवृत्ति सितंबर में हो सकती, ई की, ये समझ गए आप। माना कि सेकंड हाफ की बात बता दी मैंने, यानी महीने के आखिरी 15 दिन। पर 15 दिन में से किसी एक दिन को कैसे निकाला जा सकता है इतनी आसानी से? आदमी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था, पर आखिरी वक्त में अपनी मंशा बदल ली और कहा, खैर छोड़िए। हर खेल में जीतने पर इनाम दिया जाता है। कहाँ है मेरा रिवॉर्ड? आपने खेल का नियम भंग किया है, छल से जीत हासिल की है। आपको पहले से ही सब पता था। लेकिन दोष तो आपका भी बनता है। आपने वही सवाल क्यों पूछे जो पहले से मुझे पता हो, या कि आसान सूत्र क्यों दिए आदि आदि? आदमी मुस्कुरा रहा था। मैं आपके अभिनय के झांसे में आ गई। मुझे लगा कि पहेली बूझना वाकई में मुश्किल है आपके लिए, इसलिए आसान क्लू दिए। यानी कि आप चाहती थी कि मैं पहेली सुलझा लूं। फिर मेरी जीत से बौखलाई क्यों? आप इनाम देने से भाग रही हूं ऐसा तो नहीं लगता। कितना आसान हो जाता सब कुछ यदि वो आदमी के पास आ पाती और उसकी मुट्ठी तक नीचे झुककर अपने आगे के दांत कस कर धंसा पाती उसकी कलाई पर। उसके भीतर की सारी झुंझलाहट उंडेल उठती और उस आदमी को यथोचित दंड भी मिल जाता। ऐसा लड़की ने सोचा।